Dear students, welcome back. Yes, one another past year paper analysis for my second semester BA ऑनर्स स्टूडेंट। मुझे बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम मतलब इंटरनेशनल रिलेशन की सेकेंड सेमेस्टर की परसों है, मतलब 8 तारीख को। अदर यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में होंगे। आई होप ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा डी यू एंड अदर स्टूडेंट जो एनईपी के तहत 3 या 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में एज यूजुअल मैंने जो पुरानी वीडियो की जो नरेशन थी जिसमें ओल्ड क्वेश्चन थे, मतलब 2023, 22 एंड बिफोर, उसको मैंने काफी पैशनेट वे में जो नरेट किया था उसको एज इट इज मैंने छोड़ दिया है। वो आपको ऐड करता है। आई हैव एडेड 2025 एंड 2024 जो कि दोनों एनईपी के ड्यू के क्वेश्चन लिए हैं। अदर यूनिवर्सिटी में सिमिलर क्वेश्चन आते होंगे और उसको मैंने एनालाइज किया है। दोनों मिला करके वीडियो जरूर लंबा हो गया है, लेकिन यदि आप कई बार देखेंगे तो आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। आप आंसर लिख सकते हैं इसको सुन के अपने लैंग्वेज में इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट ईयर्स पेपर एनालिसिस एक्सप्लेनेशन। गैस को चलिए ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन विच इज कॉल्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स इन 6 in DU, otherwise international relation for second semester as per NEP syllabus. Let us begin. ये है आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए हड़बड़ी के चलते क्या होती है, ये सिलेबस है, ये इंटरनेशनल रिलेशन की पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। और फर्स्ट जो है वही आपको मैंने तो इसे पूरी गाइड लिखी है, आपको पता है। आपने यदि अभी तक नहीं लिया है तो जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस गाइड में मैंने इसको और वीडियो में भी कोशिश किया। आप लोग काफ़ी देख भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी पॉपुलर हो रही है वीडियो। यहाँ पे आके ये सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, जो सीबीसीएस थी उससे बहुत हट गया है। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है ये तो चलिए पहले भी पूछा था, लेकिन अब वो सीधे चले गए हैं द बिग बैंक्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब जैसे वेस्टफेलियन ट्रीटी होती है या वर्ल्ड वॉर होता है, उस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ है, मतलब वो बिग बैंग जिसको कि आप ऐसे सोचोगे कि आईआर का ऐसे उदय हो गया हो, एज इफ कि आईआर जो है उभर के आ गया हो। जैसे कि जो वेल्स में यूनिवर्सिटी थी वेस्ट वाइथ, और वहाँ पे जो आईआर की चेयर पे पढ़ाई शुरू हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशन की, तो लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कहीं से ऊपर से आके अवतरित हो जाता है। उस तरह की चीज़ें बिग बैंग जैसे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, उस पर ये एक सवालिया निशान लगाती है। क्या ऐसा है क्या कि आईआर ऐसे उभर के आ जाता है, या ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे इंटरनेशनल रिलेशन जो आज है जैसा है वो उभरता है, और उसमें सबका योगदान है। चाइनीज सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामियन का, सुमेरियन का, फिर मेडिवल टाइम में जो ईरानियन जो सफाविद एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, और चाइनीज के जो डिफरेंट एम्पायर्स हैं, जो मंगोल हैं, टर्क्स हैं, और फिर जो ऑटोमन टर्क एम्पायर है उनका, रोमन एम्पायर, सबका इसमें योगदान है। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से आईआर निकल के, इस पे सवालिया निशान लगाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। देन इसी से जुड़ा हुआ है कि यदि ऐसा है तो आप एक पेश कीजिए डी कोलोनियल अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब उसको भी पर्ज कीजिए कोलोनियलिज्म से, इंपेरियलिज्म से, यूरोसेंट्रिज्म से। ये यहाँ आती है। देन अंडरस्टैंडिंग द जेनियोलॉजी ऑफ आईआर डिसिप्लिन इंडिया, ये भी उसी तरह की बात है कि जेनियोलॉजी क्या होती है कि आप हिस्ट्री में चले जाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का कैसे उदय इंडिया में हुआ। यदि कौटिल्य के टाइम से ले इंटर स्टेट रिलेशन, मंडला थ्योरी, फिर उससे और आगे बढ़े कई थ्योरी जो है मैंने आपको बताया भी है, तो उससे ये पता लगता है हमारे यहाँ भी एक जेनियोलॉजी रही है। मतलब हम भी उसका एक ट्रेस, जेनेटिक ट्रेस इंटरनेशनल रिलेशन का आज से लेके और पीछे इतिहास में खोज सकते हैं। उसकी एक तहकीकात है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ आईआर आते हैं जो कि अगेन यूरोसेंट्रिक है, यूरोपियन वर्ल्ड ने दिए हैं, पूरे वर्ल्ड उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ आकर के तो फिर हम जो है एक तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो हमें आईआर दिया है उस पर चर्चा करते हैं कि लेकिन हम शुरुआत जो है वो कौटिल्या से करते हैं, तो ये भी एक इंडियन नाइज करने की कोशिश है। लेकिन फिर हम रियलिज्म, नियो रियलिज्म, मॉर्गनथाउ और केनेथ वॉल्श पे चले जाते हैं। लिबरलिज्म, जो आइडियलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, और जो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है जोसेफ ने और रॉबर्ट कोहेन, उस पर चले जाते हैं। फिर मार्क्सिज्म पे आते हैं। मार्क्स की जो वो इंटरनेशनल रिलेशन की भी थ्योरी है। नियो मार्क्सिज्म तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी है, डिपेंडेंसी थ्योरी से लेके और क्रिटिकल थ्योरी सब नियो मार्क्सिज्म की थ्योरी पर बेस्ड है। फिर फेमिनिज्म पे आते हैं, औरतों के नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो बिल्कुल नया है, पहले बिल्कुल नहीं था सिलेबस में, जहाँ पे कि रोल आइडिया का रोल आ जाता है, कल्चर का आ जाता है, नॉर्म, बिलीफ, वैल्यू सिस्टम, मतलब कैसे इंटरनेशनल रिलेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो
जिसको हम डिफाइन करते हैं कि ये बाउंड्री है, ये अनार्की है, ये माउंटेन है, ये बॉर्डर है, ये सिक्योरिटी है, वो सब गिवन टर्म नहीं है, बल्कि वो एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्शन है। मतलब कि जब हम एक सोशल वर्ल्ड में जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में, स्पीच से, डिस्कोर्स से, समझ से, जो हम क्रिएट करते हैं एक डेफिनेशन या नॉलेज, उसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। मतलब कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कह लीजिए, इंटरसब्जेक्टिव नॉलेज। तो वो उसके तौर पे दुनिया कैसे दिखती है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे दिखती है। देन कॉन्सेप्ट आती है पावर का क्या मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन में, सब कुछ है। सॉवरेनिटी का क्या नाता है, जो कि हॉलमार्क ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम है। एम्पायर एंड इंपेरियलिज्म क्या है, और इंटरनेशनल ऑर्डर इस टर्म का मायने क्या है। वैसे आप इसका लिटरल मीनिंग मत समझिए, इसका एक अनदर मीनिंग है जो आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। और लास्ट में और हम एब्स्ट्रैक्ट चले आते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है ग्लोबल आईआर का और रिलेशनल आईआर का, कैसे जो है हम इसको ट्रूली डी यूरोसेंट्राइज कर सकते हैं, डी कॉलोनाइज कर सकते हैं। कैसे डिफरेंट जो वर्ल्ड है, मतलब जो एशियन वर्ल्ड है, अफ्रीकन वर्ल्ड है, ओरिएंटल वर्ल्ड है, सबअल्टर्न वर्ल्ड है, उन सब वर्ल्ड को कैसे रिलेट करके हम ट्रूली ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन बना सकते हैं। कैसे जो है मल्टीपल नॉलेज सिस्टम जो है डिफरेंट जगह से, उसको एक धागे में पिरो सकते हैं। ये यहाँ पे डिस्कशन काफी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हो जाती है। तो कुल मिला के सिलेबस थोड़ा टफ है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। मैं अपनी पीठ खुद थपथपा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हुई थी इसके गाइड को लिखने में। और यदि उसका आप फायदा नहीं उठाते हैं, जो कि एब्जेक्टली लो प्राइस पे अवेलेबल है, जस्ट इसलिए क्योंकि फ्री नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें, अदरवाइज उसका कोई प्राइस नहीं है, तो आप यदि उसका फायदा नहीं उठाते हैं तो आप अपने साथ अन्याय करेंगे। उसको आप इंस्टा मोजो से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है देखते हैं। मेरे पास में पिछले साल का एक्चुअल पेपर है एनईपी का, उसको चर्चा करेंगे जो सबसे रिलेवेंट है। और जो सीबीसीएस के जो कुछ हैं जो इससे मिलते हैं, और थोड़े से सॉवरेनिटी से मिलते हैं, बस ये दो, इससे ही केवल आपको पुराने साल के क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। बाकी इसका तो कोई आपको कहीं मिलेगा नहीं, एक ही साल के क्वेश्चन है, तो आपको गाइड में ही देखना पड़ेगा जहां मैंने प्रोबेबल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो चलिए अब एक एक करके डिस्कस कर। आइए अब चर्चा करते हैं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या होने चाहिए। ये बहुत ऑब्वियस है कि 4 थीम यदि हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है ये बात कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक थीम आप तो डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट चाहें तो आप जो बीच वाली जो थीम है आईआर थ्योरी दी, उसको ही केवल ठीक से पढ़ लें तो आप 3 या 4 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। और हो सकता है कि 5वां क्वेश्चन भी आप नोट्स में कर लें। इसलिए आप इसको सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। आप 2 थीम को छोड़ सकते हैं, आईआर थ्योरी पढ़ लीजिए और जो कॉन्सेप्ट है पावर एंड सोवरेनिटी उसको पढ़ लीजिए, इससे भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पे सेलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हैं। मैंने इस पे बहुत सारे थीम, ऑलमोस्ट ऑल थीम कह सकते हैं, 1-2 छोड़ दीजिए, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है। उसको तो 6-7 बार आप जरूर देखें। जब मैं 6-7 बार बोलता हूं तो रियल में 6-7 बार बोलता हूं। और उस पर मनन करें, कंटेम्पलेट करें, नेट पे जाके थोड़ी बहुत उसमें जो जो बातें हैं उसको और समझने की कोशिश करें, अपना नोट बनाएं। और जो है रिवाइज करें पॉल साइंस सेल्फ एग्जाम गाइड, जो कि न्यू थीम पर बेस्ड है और 100% उसमें कवर्ड है। और वो नॉमिनल कॉस्ट पे, जैसा मैंने बताया, अवेलेबल है। और कहाँ पे अवेलेबल है ये है उसका लिंक, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वर्जन में, और तुरंत अभी अभी इस वीडियो के बाद भी आप तुरंत देख सकते हैं। लास्टली मैं ये बोलूंगा, और इस गाइड को एटलीस्ट जो है 7-8 टाइम्स आपको रिवाइज करना चाहिए, खास करके जो उसके की टर्म्स या की पॉइंट्स जो है। देन मैं जो हमेशा कहता हूं कि स्टैंडर्ड आंसर लिखिए, अप्रॉक्सीमेट बट स्टैंडर्ड। यदि घूमे हुए क्वेश्चन आपको लगते हैं तो जो आपको सीधा लगता है कि इसका ये मीनिंग है, उसको सीधा कर दीजिए। जैसे आपको कोई यदि ऐसे बोले कि ट्रेस द जेनियोलॉजी ऑफ आईआर फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, सब कहने का मतलब ये होता है कि इंडिया में आईआर की हिस्ट्री पे एक ऐसे लिखिए, दैट्स ऑल। इतना सिंपल सा है। तो उस तरीके से आप उसको स्ट्रेटन कर दीजिए, और फिर उसके इर्द गिर्द जो है आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखिए, स्टैंडर्ड फ्रेज, स्टैंडर्ड क्लॉजेज, स्टैंडर्ड सेंटेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स, और उसी तरीके से जैसे कि आप देखते हैं किताबों में इससे लिखा रहता है, वैसा वैसा लिखने के लिए आप कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स अपने वर्ड में, मतलब जो इज, आर, देयर, दैट, या जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो आपका अपना होना चाहिए, लेकिन टर्म जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो आपका आंसर अच्छा होगा, टीचर को चेक करने में आसानी होगी।
अब आइए थीम वाइज एनालाइज करते हैं पास्ट ईयर पेपर को, जो जो सिलेबस की थीम है उसके अनुसार से। जैसा मैंने कहा कि ये मैंने जोड़ा है करंट ईयर्स क्वेश्चन, और इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है पास्ट ईयर्स क्वेश्चन। तो दोनों में आप फर्क समझेंगे, वो पहले से नैरेटेड है पैशनेटली, मैंने उसको छोड़ दिया है काफी एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये इसमें नया जोड़ा गया है। यदि हम सिलेबस के पहले यूनिट को देखें, व्हाट इज आईआर एंड इट कंटेस्टेड ओरिजिन, इसमें जो थीम है वो ये है कि इसके ओरिजिन को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल करके डिफरेंट जगह, जो चाइना में कैसे इवोल्यूशन हुआ, इंडिया में कैसे, अफ्रीका में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, उसको निकालने की कोशिश है। ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल कोशिश है, आप जानते हैं कि पूरी जो नॉलेज है सोशल साइंस है किसी साइंस की, उसका लोकेशन अभी भी यूरोसेंट्रिक है। यूरोप मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंक्लूडिंग यूरोप। लेकिन एक कोशिश है ये बताने की केवल यूरोप से ही आईआर की विधा नहीं निकली है, पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके, अलग अलग सोच से ये इवॉल्व हुई है। ये कोशिश कितनी सफल है, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देती है। लेट अस सी द क्वेश्चन। 2025 एनईपी में क्वेश्चन है, हाउ डज इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन एनालाइज ग्लोबल अफेयर्स। ये घिसा पीटा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए थोड़ा सा घुमा हुआ है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप क्या है, क्या डिस्कस करती है। यदि आप देखेंगे, चलिए अभी आगे पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ फोकस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन दो तरह से आप इसको बांट सकते हैं। एक की ये थ्योरी बताती है, थ्योरीज आपको पता है, रियलिज्म, उसके भी दो वेरिएंट ये बताती है, क्लासिकल एंड नियो। फिर लिबरलिज्म, उसके भी दो वेरिएंट, इनफैक्ट तीसरा वेरिएंट मोरल आइडियलिज्म भी, देन लिबरल इंटरनेशनलिज्म एंड देन नियो लिबरलिज्म। ये तीन तरह की बताती है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म बताती है, मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट, सब अल्टरनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इंग्लिश स्कूल एंड कोपेनहेगन स्कूल एंड ऑल काइंड ऑफ थ्योरीज बताती है। एक तो आपको थ्योरी के दुनिया में ले आती है, जिससे कि आप जो जो चीजें हो रही है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझ सके। थ्योरी का यही काम होता है। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि जो दुनिया में हो रही है वो थ्योरी से गाइडेड होती है। थ्योरी एक तरह का लेंस आपको देता है कि रियल वर्ल्ड में जो घटनाएं हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसको समझने के लिए एक आपको फ्रेम देती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देती है, एक एक लेंस देती है। तो दैट थ्योरिटिकल एनालिसिस ये करती है। दूसरा जो है, जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उसको वो एनालाइज करती है। द कोल्ड वॉर हुआ तो क्यों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, एंड लाइक दैट। एंड इसके अलावा जो इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज, पैंडेमिक हो, माइग्रेशन हो एंड ऑल, टेररिज्म हो, न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन हो, इन सब पे भी चर्चा जो है, और उससे कैसे जो है दुनिया निबट सकती है, ये सारी चीजें जो है इसके स्कोप में आता है। सो दिस इज द, एंड वही चीज आपको जो है दोनों में लिखना है, क्या एरियाज ऑफ फोकस है और क्या जो है मतलब क्या एनालाइज करती है। दोनों लगभग एक है, ये स्कोप बताता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि थ्योरी जो है वन ऑफ द एरिना है, एंड इसके अलावा इवेंट्स हैं, इसके अलावा जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी एंड अदर्स बताते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वो है। एंड जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो जो पावर की जो स्ट्रक्चर है, जिसको आप पावर बैलेंस कह सकते हैं, क्या यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है, बाइपोलर है, उस टाइप की चीजें भी ये बताती हैं। तो इसका स्कोप जो है काफी काफी अब तो व्यापक हो गया है, और यहाँ तक है कि ग्लोबल से इकोनॉमिक गवर्नेंस पे भी जो है इंटरनेशनल रिलेशन की जो एकेडमिक डिसिप्लिन है काफी फोकस करती है कि कैसे जो है ग्लोबल लेवल पे मैनेज किया जाता है सिस्टम को, थ्रू वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ एंड ऑल। तो वो भी जो है इसमें आती है। ओके, सेकंड देखें तो इस पे मैंने चूंकि गाइड में लिखा है इसलिए और बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक सिंपल क्वेश्चन है इसमें कि उसकी सिग्निफिकेंस एंड स्कोप पे आपको बात करनी है। इन व्हाट वेज डज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन इंडिया डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न काउंटर पार्ट। ये क्वेश्चन काफी आपको टफ लग सकता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी इंडिया में हाईली वेस्टर्नाइज्ड है। जो इंडियन स्कॉलर हैं वो वेस्टर्न कॉलेजेस सब में पढ़े हुए हैं, चाहे पार्था चटर्जी हो, चाहे अमिताभ आचार्य एंड ऑल। लेकिन उन्होंने एक डिस्टिंक्ट अपनाया है। यदि आप इसको लिखना हो तो सबसे पहले आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे जाएं, जो कि वेस्टर्न जो थॉट से बिल्कुल प्रभावित नहीं है, और उसमें किस तरीके से वो मंडला थ्योरी बताते हैं, कितना अलग है वहां पे इंटर स्टेट रिलेशन, वो उसकी जो सोवरेंटी की जो कॉन्सेप्ट है वो कितना अलग है, वेलफेयर स्टेट की कितनी अलग है। वहां से शुरुआत करें और फिर आप आए कि आजादी के टाइम तक आते आते मतलब हमारी जो थॉट थी वो ऐसे हो गई थी कि एंटी वेस्टर्न काफी
थिंकर्स यहाँ पे हो गए थे, चाहे एम एन रॉय हो जो कि डिसइंचेंटेड हो गए थे मार्क्सिज्म से, चाहे गांधी जी हो जो एक अलग तरह की नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म की बात करते थे, चाहे टैगोर हो जो कि वेस्टर्न नेशनलिज्म को बिल्कुल नकारते हैं। तो और नेहरू जी भी जो है काफी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित होते हैं, सोशलिज्म से। तो इंडिया जो है आप वो दिखता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे नॉन अलाइनमेंट को एज ए हमने अप्रोच जो है अपनाया आजादी के बाद से। और फिर उसके बाद इंडियन स्कॉलर जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुए पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, चाहे होमी भाभा हो, चाहे पार्था चटर्जी हो, या सब अल्टर्निज्म में दीपेश चक्रवर्ती हो, चाहे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक हो। काफी ज्यादा हम लोगों ने एक अलग तरह का, या अमिताभ आचार्य जो कि ग्लोबल आईआर और रिलेशनल आईआर एंड नॉन वेस्टर्न आईआर के बहुत बड़े थिंकर बने। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो तो इसको छोड़ भी सकते हो, नहीं तो जितना मैंने कहा और जो आपको गाइड से मिल सकती है आप लिख सकते हो। बिग बैंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पे मैंने तो पूरा एक क्वेश्चन ही बनाया है, एक वीडियो भी बनाया है। बेसिकली अगेन ये वेस्टर्न नोशन ऑफ आईआर है। जब बिग बैंग का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसी तरह आईआर की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कुछ इवेंट को ऐसे मानते हैं कि उसी से आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशन की एकेडमिक डिसिप्लिन और समझने की शुरुआत होती है, या इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत होती है। उसमें वो दो तीन चीजों को लेते हैं, वेस्टफेलियन ट्रीटी को लेते हैं 1648 में। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सॉवरेनिटी और स्टेट सॉवरेनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट, ये सब का शुरुआत हुई थी कि इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की शुरुआत हुई थी, उसको वो बिग बैंग मानते हैं। उसी से इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत हुई, रिलेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ स्टेट अमंग देमसेल्फ एट ग्लोबल एरिना। फिर जो है वर्साई की जो ट्रीटी होती है 99 में, उसको बिग बैंग मानते हैं कि उससे एक अलग दुनिया बनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंज हुआ आई डोंट नो, इस पे काफी क्रिटिक करते हैं, कुछ भी चेंज हुआ, स्टेटस कोइस थी। इन सब पे क्रिटिक काफी जो है काफी हुई है कि ये बिग बैंग आपके नजरिए से बिग बैंग है। इट वाज जस्ट ए कंटिन्यूटी, बहुत सारे इवेंट आपके यहाँ हो रही थी, हम लोग के यहाँ हो रही थी, आपने उसको बिग बैंग बोला, हम लोग के यहाँ जो हुए उसका आप भूल गए। थर्ड जो है, जो आईआर की पढ़ाई शुरू होती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, अबर्थ वाइट यूनिवर्सिटी में, जहां आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पहली बार एक डिपार्टमेंट खुलता है और वहां पढ़ाई होती है। इन तीन को बिग बैंग इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। यदि तीनों को लिख भी दोगे और थोड़ा क्रिटिक कर दोगे कि ये तो उनके नजरिए से है, अदरवाइज तो ऐसे कितने ही इवेंट जिसको हम बिग बैंग कह सकते हैं, अफ्रीका में हो रही थी, चाइना में हो रही थी, इंडिया में, लेकिन उसको कोई उभारने वाला नहीं था क्योंकि हमारी डिस्कोर्स कोई सुनने वाला नहीं था, हेजुमनी थी वेस्टर्न वर्ल्ड की। 2024 में एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट तीन क्वेश्चन आए हैं, 25 में आपने तीन क्वेश्चन देखा, यहाँ भी तीन क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन, तो मतलब रिलेशन, इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स इन ग्लोबल एरिना, और उसके क्या पैटर्न है और उसके क्या इश्यूज हैं, ग्लोबल एरिना में क्या इश्यूज हैं जो सब मिलके ही सॉल्व हो सकते हैं। इन सब पे थ्योरेटिकल एंड एक डिस्क्रिप्टिव दोनों एनालिसिस का सम्मिश्रण जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी है। आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने बताया है, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत बहुत पॉपुलर वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा, एंड एग्जाम गाइड में मैंने इसको लिखा है। डिस्कस द मेजर कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन, सेम क्वेश्चन है। मेजर कंसर्न जो है, एक तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करना है, दूसरा इवेंट्स है, तीसरी जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब एनालाइज करना, जो जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो माइग्रेशन, टेररिज्म, या न्यूक्लियर वेपन की हो, चाहे पैंडेमिक हो, क्लाइमेट चेंज हो, उस पर जो है विचार करना, उसको कैसे टैकल करें। और जो जो न्यू काइंड ऑफ जो इश्यूज हैं, कि जो एबोरिजिनल की इश्यूज हैं, वुमेन की इश्यूज हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इशू हैं, ग्लोबल लेवल पे जस्टिस के इश्यूज हैं, उन सबको भी डिस्कस करना इसका मेजर कंसर्न है। पॉलिटिकल इकोनॉमी भी एक बहुत मेजर कंसर्न है कि कौन अमीर हो रहे हैं, कौन गरीब, और गरीब क्यों गरीब हो रहे हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम कैसा है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आपको शुरुआत मैं कहूंगा चाणक्य के अर्थशास्त्र से कीजिए, और फिर आप सीधा पहुंचे उसको काफी डिस्कस करने के बाद की जो आजादी के टाइम में हमारी कैसे फॉर्म हुई एक नॉन वेस्टर्न, एक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न आयार। गांधी जी का थॉट कितना, आप हिंद स्वराज से लीजिए, एम एन रॉय को बताइए, और जो अदर जो क्रिटिकल थिंकर रहे, इवन नेहरू जी वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ द वेस्टर्न, सीधा सीधा जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, उन्होंने फैबियन सोशलिज्म को अपनाया, रशियन सोशलिज्म को अपनाया, मिक्स्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी एंड
नॉन अलाइंड की जो है उन्होंने बात की और वो हमारा एक चेहरा बना। और उसके बाद आप ये दीजिए कि कितनी ज्यादा हमारे थिंकर जो नॉन वेस्टर्न जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, चाहे वो पोस्ट कोलोनियलिज्म हो, चाहे सब अल्टरनिज्म हो, चाहे क्रिटिकल थ्योरी हो, चाहे नॉन वेस्टर्न लाइक अमिताभ आचार्य की ग्लोबल आईआर हो, इन सब पे कितना ज्यादा फोकस हमारे थिंकर का रहा है, ये चीज आप बताइए। फिर आप क्रिटिक भी इसमें दीजिए कि लेकिन फिर भी हम वेस्टर्न चंगुल से नहीं निकल पाए। हमारे जितने स्कॉलर का मैंने नाम लिया सभी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं, वहीं की जो एपिस्टिमोलॉजी, वहीं की ओंटोलॉजी और वहीं के थॉट से वो गाइडेड होते हैं, लेकिन वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी होते हैं और वो अपनी तरफ भी देखते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो यूरोसेंट्रिज्म है उससे वो निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। Can Kautilya be classified as a realist thinker? Yes, yes, yes. He was a pragmatist thinker. Realist कह लीजिए, pragmatist कह लीजिए। realism मतलब ये होता है कि आप moral idealism की सीधा बात नहीं करेंगे, जो रियली जिससे कि आप पावर बनाए रख सकते हैं, जिससे स्टेट को आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप एक्वायर कर सकते हैं अर्थ, मतलब कि इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिस मेथड से आप मतलब सुशासन दे सकते हैं, वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। या अपने स्टेट को बढ़ा सकते हैं। तो ही वॉज अ रियलिस्ट थिंकर। उनके हर बात में रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म झलकती है स्टेट क्राफ्ट में। उनका ये उसमें यहाँ पे आप आकर के आप उनका सप्तांग थ्योरी को थोड़ा बताइए कि कैसे प्रैग्मेटिस्ट था, कि कैसे 7 अंग जो है जिसमें स्वामी मुख होता है उसको फाइन ट्यून करके आप स्टेट की जो पावर है या स्टेट की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको आप बॉल्स्टर कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद मंडला थ्योरी बताइए, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ मंडला। मंडला थ्योरी तो इतनी फेमस है और उसके थ्रू आप एनालाइज कीजिए कि कैसे विजय गुसु जो है वो रीजनल हेजमन बन सकता है अपने एलाइज को लेके, मित्रों को लेके, और मध्यमा और जो उदासीन पावर है उससे बैलेंस बना करके शत्रु को वो टेम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। वो इंटर स्टेट रिलेशन के जो अवयव हैं 72 प्राकृत हैं उसको थोड़ा डिस्कस कीजिए, जो मैंने अपने वीडियो और गाइड में लिखा है। इस क्वेश्चन को आसानी से आप लिख सकते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है सिलेबस का। मैं कहूंगा यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनफ जो है आगे मिल जाएंगे बहुत आसान घिसे पिटे क्वेश्चन, लाइक इश्यूज जो है वो बहुत आसान है और थ्योरी भी जो है बहुत आसान है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज आईआर एंड इट्स कंटेस्टेड ओरिजिन। ये खुद ही अपने आप में सब कुछ बयान करता है कि व्हाट इज आईआर तो ठीक है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखिए मैंने पास्ट ईयर से लिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन। सेम जो है 2023 में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस पर तो कितने ही जगह आपको मिल जाएगा, मेरे गाइड में मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, जब इंटरनेशनल रिलेशन मतलब वो रिलेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो किसके बीच का रिलेशन है वो? ऑफ कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टर जिनके रिलेशन की बात हम करते हैं वो नेशन स्टेट है, जिसको स्टेट भी कह सकते हैं, जिसको कंट्री हम कहते हैं, नेशंस भी कई बार कहते हैं, बट एक्चुअली वो लिटरली देखें तो नेशन स्टेट है, नेशन हाइफन स्टेट। वो सभी सॉवरेन हैं, सब बराबर हैं, लीगली इक्वल माने जाते हैं, कोई किसी के अंडर में नहीं है, और सब एक दूसरे से बराबरी पे एक एनार्किकल वर्ल्ड में, मतलब जहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो पहले तो जो है इट इज ए इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन ऑफ नेशन स्टेट इन एनार्किकल वर्ल्ड। एंड दूसरा ये है कि इसमें और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नेशन स्टेट के साथ करते हैं, अदरवाइज भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करते हैं, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी करते हैं, इंटरनेशनल एनजीओज करते हैं, इंटरनेशनल जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करते हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, G20 है, यूनाइटेड नेशंस हैं, आसियान है, सार्क हैं, जितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप सोच सकते हैं। तो कितनी ही तरह के जो एक्टर्स हैं, मल्टीपल एक्टर इस इंटरनेशनल रिलेशन के पैमाने पे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, आपस में जो है एक तरह का उनका वेब बनता है रिलेशन का, बिहेवियर का। उससे जो है एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार होती है, पैटर्न रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। दिस ऑल जो कंबाइंड जो इंटिटी है उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे है 2023 में एक्चुअल पेपर, एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे है कंटेस्टेड ओरिजिन। ऑफ कोर्स जो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड बताता है कि आईआर की शुरुआत होती है वेस्टफेलियन ट्रीटी से, नेशन स्टेट सिस्टम, और फिर पढ़ाई शुरू होती है इंटरनेशनल रिलेशन की, मतलब जो प्रैक्टिस है आईआर का
वो एक तरीके से शुरू होती है वेस्टफेलियन ट्रीटी से, और जो थ्योरी है आईआर का वो शुरू होती है वेस्टपैथ यूनिवर्सिटी जो वेल्स की है, वहाँ पे जब आईआर की एक डिसिप्लिन खोली जाती है, आईआर का चेयर डिजिग्नेट किया जाता है, तो वहाँ से जो है इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी शुरू होती है। तो ये जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों जो है यूरोपियन ऑरिजिन इसका जो है क्लेम किया जाता है और उसको बहुत सालों तक माना गया। लेकिन अब उस पर सवाल जो है इंडिया जैसे कंट्री उठा रहे हैं, चाइना जैसे कंट्री उठा रहे हैं कि क्या इसका ओरिजिन इस तरह का है, क्या इसका हमारा कोई नाता नहीं है, इंडिया का, चाइना का, अफ्रीका का, मिडिल ईस्ट का, क्या उनका कोई योगदान नहीं है आईआर के इवोल्यूशन में, आईआर की पढ़ाई के इवोल्यूशन में? क्या कौटिल्य का कोई जो है मंडला थ्योरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? इस तरह चाइनीज जो है सुन जू जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखा, या कन्फ्यूशियस का जो थ्योरी था, क्या उसका कोई रोल नहीं है? जो हमारे अरब के थिंकर्स थे, जो फिलोसफर थे ईरान के, क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? ये सब पे जो है अब क्वेश्चन मार्क किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो है कि क्यों इसका ओरिजिन जो है कंटेस्टेड अब हो गया है, मतलब हम नहीं मानते कि ये यूरोपियन ओरिजिन है। तो इस पर जो है मैंने पूरा ऐसे लिखा है, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने डील किया। व्हाट इज बिग बैंग्स ऑफ आईआर? जैसे मैंने कहा कि यदि प्रैक्टिस की बिग बैंग देखिए जिससे कि लगता है कि कुछ क्रिएट हुआ आईआर, तो वेस्टफेलियन ट्रीटी को मानते हैं। ये थ्योरी के देखिए तो जो आईआर की स्टडी शुरू होती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में, उसको हम लोग मानते हैं। तो ये दो बिग बैंग, और भी बिग बैंग इस टाइप के जो है जो 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 कंसर्ट ऑफ यूरोप है उसको भी बिग बैंग कोई मानते हैं, और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर होता है उससे कैसे उभर करके डिफरेंट थ्योरी आते हैं उसको बिग बैंग। तो इस पर भी अब सवाल या निशान है कि क्या ऐसा है क्या कि सारे बड़े घटनाएं जो है यूरोप में हुई जिससे आईआर उभर के आया, क्या और कहीं पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है? क्रिटिकली इवेल्युएट द डी कोलोनियल अकाउंट ऑफ आईआर, तो वह इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम क्या आईआर का जो अकाउंट है, मतलब आईआर कहाँ से उपजती है, इसके क्या थीम है, इसके क्या टीनेट है, इसके क्या मायने हैं, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, क्या इसका कोई डी कोलोनियल अकाउंट नहीं हो सकता है? क्या सब कुछ जो है हम यूरोपियन नज़र से, कोलोनियल पावर की नज़र से देखेंगे? इसको भी मैंने अपने गाइड में डील किया, इसलिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। क्रिटिकली इवेल्युएट द जेनियोलॉजी ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया, इसका तो मतलब मैंने आपको बार बार कहा है कि हिस्ट्री ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया, कौटिल्या से शुरू करके जितने दूर तक आप जा सकते हैं, और कैसे जो है उदय होता है मेडिवल काल से लेकर मॉडर्न काल तक, इंडिया में आईआर के डिसिप्लिन की क्या एक जेनियोलॉजिकल हिस्ट्री है। तो ये आपको, इसका भी मैंने गाइड में आपको मिल जाएगा। देन जो पास्ट ईयर पेपर यदि मैं चुन पाया हूँ पहले का, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशन एंड व्हाट आर इट्स मेजर इश्यूज। तो मेजर इश्यूज यदि आप देखिएगा, ये तो खैर इस टाइप के क्वेश्चन शायद अब नहीं आए, तो मेजर इश्यूज क्या हैं? बहुत तरह के जो इंटरनेशनल पैमाने पर आता है, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, फ्री ट्रेड या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबल सप्लाई चेन, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है लाइक क्लाइमेट चेंज भी इसके इशू में आते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म आता है, एंड जितने भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, कैसे इकोलॉजी को बचाना है, कैसे जो ग्लोबल पोवर्टी एंड हंगर को हटाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके दायरे में वो सभी चीज़ आती हैं जो कि एक तरीके से आपके नेशनल बॉर्डर से बाहर भी ताल्लुकात रखता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इस थीम से आपको क्वेश्चन लिखने चाहिए, सभी क्वेश्चन डुएबल हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो थ्योरीज ऑफ आईआर है, रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म आपको पढ़नी है, मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड फेमिनिज्म, 5 हैं, जिसमें से आपको 4 तक क्वेश्चन आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। अब देखिए 25 में क्वेश्चन पूछा इन्होंने, डिस्कस द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो मेरी पूरी वीडियो है, गाइड में मैंने पूरा आंसर लिखा है। हाउ डू दिस प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम दोज ऑफ रियलिज्म, एकदम रन ऑफ द मिल है। इस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लिबरलिज्म का एक यदि सेंटेंस में या कुछ फ्रेजेस में कहो, तो ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखती है इंटरनेशनल रिलेशन को जिसमें इकोनॉमिक एंड अदर इंटरडिपेंडेंस होता है, कोऑपरेशन होता है, जो मेडिएटेड होता है थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, कोवेनेंट, ट्रीटीज, या जो जो जाल एक रेजीम का होता है, नॉर्म्स, रूल्स, उससे जो सभी स्टेट इंटरनेशनल एरिना में बंधे होते हैं और एक मॉडरेट वे में बिहेव करते हैं, वो नॉर्म्स एंड जो रूल्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के उसको मानते हैं, कोऑपरेट करते हैं, आपस में फ्री ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, और जनरली जो डोमेस्टिक एरिना में लिबरलिज्म के जो कोर टीनेट हैं कि वो ह्यूमन राइट को तवज्जो देते हैं, स्टेट इंटरनेशनल रिलेशन में भी और अपने डोमेस्टिक में भी,
फंडामेंटल राइट अपने सिटीजन को देते हैं, डेमोक्रेसी को अपनाते हैं और जनरली जो एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट रहते हैं, शांति से बात करके सुलझाना चाहते हैं। दीज आर द बेसिस मतलब बेसिक टीनेट्स ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। और यदि आप रियलिज्म से देखो तो ये कई 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 मानों में अलग होता है, क्योंकि रियलिज्म जो है वो ये देखता है कि सब कुछ जो है पावर है और नेशनल इंटरेस्ट है। वो कुछ करना सही है एक स्टेट के लिए जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता हो, यदि उसके पास ताकत हो तो। इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। यदि आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर गुजरोगे यदि नेशनल इंटरेस्ट यदि बढ़ता है उससे। जैसे कि आप किसी दूसरे कंट्री के राष्ट्रपति को उठा लोगे, किसी कंट्री के सुप्रीम लीडर को मार दोगे, यदि आपका नेशनल इंटरेस्ट इससे सर्व होता है तो ये जो है रियलिज्म है। तो रियलिज्म आप देखो तो कन्फ्लिक्चुअल है, वो वॉर और कन्फ्लिक्ट को नेचुरल मानता है, उसके थ्रू सुप्रीमेसी होती है, पावर की बात करता है और कोऑपरेशन को ऑलवेज शक की नजर से देखेगा। कोऑपरेशन में हमारा क्या गेन है? यदि हमारे दुश्मन को 4 यूनिट गेन हो रहा है और हमें 3 यूनिट, तो हम नहीं करेंगे कोऑपरेशन, क्योंकि हमें -1 यूनिट का लॉस हो रहा है रिलेटिव। तो रिलेटिव गेन की बात होती है, चीटिंग की बात होती है, इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट करने की बात होती है। इंस्टीट्यूशन में माना जाता है कि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को यदि बढ़ाता है तो हम उस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल रेजिम यदि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाता है तो हम उसको उसमें जाएंगे, नहीं तो उससे हट जाएंगे। जैसे यूएस जो है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से हट गया, डब्ल्यूएचओ से हट गया एंड ऑल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इनफैक्ट मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया जो आप लिख सकते हो, लेकिन इसको उसको वीडियो से लेके मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन अलेक्जेंडर वेंट्स पर्सपेक्टिव ऑन एनार्की इन इंटरनेशनल रिलेशन फोकसिंग ऑन द आइडिया दैट एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ये तो बहुत फेमस आर्टिकल है एलेक्जेंडर वेंट का, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है, जो थर्ड एक तरह से मेजर थ्योरी बनी आईआर की, उसके प्रोपाउंडर थे। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, नॉर्म, रूल, और इससे जो है स्टेट की बिहेवियर गाइडेड होती है। मतलब कि ये कोई गिवन नहीं है। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आइडेंटिटी हो, चाहे एनार्की हो, जितनी भी जो हम सोचते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, वो सब सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी नॉलेज जो आप आपस में बातचीत करके, स्पीच, कम्युनिकेशन, आइडियाज का आदान प्रदान करके मान लेते हैं कि ये नॉलेज है, उसको सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं। डिस्कोर्स के थ्रू, डिस्कर्सिव नॉलेज, नॉट इट इज की मतलब कोई गिवन है, कोई नेचुरल है, नो। हमने उसको क्रिएट किया, उस नॉलेज को खुद क्रिएट किया है। तो स्टेट की जो आइडेंटिटी है वो भी फ्लूइड है, वो भी सोशल कंस्ट्रक्शन से क्रिएट होती है। और उस आइडेंटिटी से ही आपका इंटरेस्ट जो है वो बनता है। जैसी आइडेंटिटी वैसे इंटरेस्ट, और फिर उसी इंटरेस्ट से आपका एक्शन जो है डिटरमिन होता है। और ये सारी चीजें जो हैं उसमें नॉर्म, उसको रूल कह सकते हो ग्लोबल एरिना में, और वो एक पर्टिकुलर आइडिया से गाइडेड होता है। तो आइडिया का मेन सुप्रीम रोल होना, उससे नॉर्म एंड रूल ग्लोबल एरिना में बनना, और उस बेसिस पे जो है सोशल कंस्ट्रक्शन होना आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी से इंटरेस्ट डेवलप होना, इंटरेस्ट से एक्शन। इस तरह से जो है इंटरनेशनल रिलेशन के इवेंट को, फिनोमेना को समझना, एक्सप्लेन करना कंस्ट्रक्टिविज्म है। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल था उनका जिससे कि ये फेमस हुआ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एनार्की, यदि आप एनार्की देखोगे रियलिस्ट कॉन्सेप्शन में केनिथ वॉल्श का, तो एक एकदम ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि एनार्की का मतलब यह है कि कोई ग्लोबल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई सुपर, कोई कंट्रोल करने वाले से डोमेस्टिक एरिना में गवर्नमेंट उधर से कोई नहीं है। सभी सॉवरेन है, जितने 200 के आसपास जो स्टेट है सभी सॉवरेन, जो मर्जी है चाहे वो कर ले। अभी हम लोगों ने देखा ईरान और इसराइल और अमेरिका सभी सॉवरेन है। सबने को पटांग हरकत किया और पूरी दुनिया जो है परेशान हुई, क्योंकि सॉवरेन है, कोई रोकने वाला नहीं है। माइट इज राइट, मत न्याय है, जिसके पास ताकत है वो अपनी बात मनवा सकता है, क्योंकि कोई सॉवरेन नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। दिस इज एनार्की, एनार्किकल है, अराजकता है। और उसमें जो है जिसके पास बल है वही, या बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। लेकिन इस एनार्की में भी लेजेंडर वेट कहते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। आप जो मीनिंग लगाओ एनार्की का वो है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास 5 न्यूक्लियर मिसाइल आ जाए तो वर्ल्ड के लिए खतरा है, आप उसको छोड़ दो। मैं तो अभी आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। ईरान, उन्होंने नॉर्थ कोरिया का दिया था। ईरान के पास में
केवल 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, तो वो वर्ल्ड के लिए खतरा है, उसको कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बम बरसाया जा रहा है, लड़ाई की जा रही है कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे। और वही जो है वो इंडिया ने बना लिया, इजराइल ने बना लिया, पाकिस्तान ने बना लिया, नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, तो कंट्री दुनिया ने सह लिया, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप समझो वही सत्य है। आपके लिए यदि दुनिया में ये समझा पाने में सफल हो जाए अमेरिका कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने से दुनिया की तबाही हो जाएगी, तो पूरी दुनिया जो है मिल जाएगा अमेरिका। चूंकि वो नहीं समझा पा रहा, अलग बात है। सो एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। इसी एनार्की में आप दोस्त बनाते हो, और इसी एनार्की में आप किसी को दुश्मन समझते हो। इसी एनार्की में आप कोऑपरेशन देखते हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल रेजिम में, और इसी में आप चीटिंग देखते हो, इसी में आप लड़ाई देखते हो। एनार्की कोई गिवन नहीं है। जो स्टेट इसका मायने लगाए वही इसका मायने है। थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल दैट जेंडर प्ले इन इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये एकदम घिसा पिटा सीधा क्वेश्चन है कि जेंडर पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से व्यू से एक्सप्लेन कीजिए। इस पे पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और इस पे मैंने आंसर भी लिखा है। आप उसको 2-3 बार पढ़ लो, अभी भी 2 दिन टाइम है, आसानी से लिख सकते हो। एक दो लाइन में यहाँ कहूंगा कि देखो, जैसे पॉलिटिकल साइंस की जितनी थीम है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो चाहे कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि जेंडर के चश्मे से देखो तो आपको सब मस्कुलिन नजर आएगी। मेन के द्वारा, मेन के लिए क्रिएटेड जो है वो थीम नजर आएगी, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सीपी हो, चाहे अदर हो। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन में भी यदि आप देखो तो जो इसकी थ्योरी है, मॉर्गनथाउ की देखो, चाहे न्यू रियलिज्म देखो, सब आपको मस्कुलिन नजर आएगी। मेन के जो एट्रीब्यूट है उसको वो ज्यादा उभारता हुआ नजर आएगा, और जो फेमिनिस्ट जो वर्ल्ड व्यू है, जो स्टैंड पॉइंट है, जो उनके नजरिया है, वो उसमें कहीं पे बैकग्राउंड में है, बहुत पीछे है। तो एक तो ये है कि जो थियोरटिकल जो फ्रेमवर्क है वही बहुत मस्कुलिन है। देन रियली यदि देखो तो इंटरनेशनल रिलेशन में बड़े बड़े डिप्लोमेट सब मेल होंगे। जो थीम होगी वो सब मस्कुलिन होगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रलिटी, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, हार्ड डिप्लोमेसी, लड़ाई, नेशनल इंटरेस्ट, पावर, एंड एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर, एंड कंट्रोल करना, टेम करना। वी आर डिस्कसिंग विद द बॉम्ब टाइप ऑफ डिप्लोमेसी अंडर द बॉम्ब, इस टाइप की बातें होंगी। बहुत ज्यादा इम्पैथी, रिलेशनल, सब्जेक्टिव, इमोशनल ये नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में। मतलब यहाँ वुमेन की जो एट्रीब्यूट है, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको भी बैकग्राउंड में रखा जाता है। थर्ड यदि आप देखोगे, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि वुमेन के नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन कितना मस्कुलिन, कितना ज्यादा मैन डोमिनेटेड नजर आता है। कि वुमेन कहाँ नजर आती है? सिंथिया इनलोए जो है पूछती है, वेयर आर वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन। वो कहीं पे जो है डिप्लोमेट की वाइफ चाय सर्व करती हुई नजर आएंगी, कहीं वो बेस कैंप में जो है वो आर्मी की सेवा करती हुई नजर आएगी, कहीं वो नर्स की तरह तौर पे नजर आएंगी, कहीं पे वो जो है प्रोस्टिट्यूट की तरह नजर आएंगी, आर्मी को सप्लाई की जाती है ऑल, या कहीं पे जो है आर्मी उनको कुचलता हुआ नजर आएगा। ये सारी जगह वो नजर आएंगी, लेकिन वो टॉप डिप्लोमेट में नजर नहीं आएंगी, टॉप लीडर में नजर नहीं आएंगी, टॉप मिलिट्री जनरल में नजर नहीं आएंगी, वो फाइटर प्लेन उड़ाती हुई नजर नहीं आएंगी। क्यों? इसको जो है वो क्वेश्चन करती हैं। और यहाँ पे जे टिकनर का जरूर जिक्र करना, जिन्होंने कि मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म को वुमेन पर्सपेक्टिव से रीफॉर्मुलेट किया। उन्होंने उसको चेंज किया कि वुमेन के नजरिए से देखो तो आईआर की थ्योरी ऐसी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप उस वीडियो को और एग्जाम गाइड में मैंने लिखा है उसको गौर से देखो तो। इलाबोरेट द वीकनेसेस डू क्रिटिक्स पॉइंट आउट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये क्वेश्चन टफ है, डिफिकल्ट है। मैं कहूंगा इसको छोड़ देना, यदि आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 तो यहीं से। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, मैंने कहा ना कि उसमें आइडियाज और उसके थ्रू जो नॉर्म्स एंड रूल ग्लोबल एरिना में बनते हैं, और इनके और इसके चलते कैसे सोशल कंस्ट्रक्शन या इंटर सब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं, उससे आइडेंटिटी हर स्टेट अपना फॉर्म करता है, और उसी आइडेंटिटी से अपना वो इंटरेस्ट उसका जो है डेवलप होता है, मतलब इंटरेस्ट उससे गाइडेड होता है, और उस इंटरेस्ट से उसका एक्शन। लेकिन इसमें इतना ज्यादा जो फोकस आइडिया पे किया जाता है, नॉर्म पे किया जाता है, और जो मटेरियल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जो मार्क्स कहते हैं कि मटेरियल जो रियलिटी है, जो रिलेशन, मतलब रियलिटी ऑफ मटेरियल लाइफ जो एक ह्यूमन का है, कि कौन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और कैसे प्रोडक्शन के रिलेशन बनते हैं ओनर और
जो अपना वेज लेबर देते हैं, उससे आइडिया जनरेट होता है, मटेरियल कंडीशन जनरेट आइडिया। तो यहाँ पे इसकी बुराई की जाती है कि आप यदि मटेरियल कंडीशन को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट करोगे, तो ये जो आइडिया जिससे नॉर्म बनते हैं, रूल बनते हैं, और जिससे आइडेंटिटी क्रिएट होती है, सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, इसका एंकर क्या है, उसका बेस क्या है, वही आपको पता नहीं है। तो कहीं आप हवा में तो बात नहीं करते हो। मतलब ये तो इतना फ्लेक्सिबल है पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ, कुछ भी आप एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि आप कोई घटना हो जाए तो आप बोलो कि आइडेंटिटी चेंज हो गया उसका, उस इसीलिए उस स्टेट ने ऐसा जो है बिहेव किया। अमेरिका ने क्यों ईरान पे अटैक किया, तो आप कहोगे कि अमेरिकन आइडेंटिटीज अंडर चेंज अंडर द ट्रम्पियन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी जो है बेलिजरेंट आइडेंटिटी बन रही है, वो किसी को माफ नहीं करने वाला है, चाहे वो उसके लिए उसको कितनी बदनामी झेलना पड़े, इसलिए उसने अटैक कर दिया। और अभी आप बोलोगे संधि क्यों कर रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि उसकी आइडेंटिटी अंडर द डोमेस्टिक एरिना में जो पॉलिटिक्स है, और वहां जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, बुराई हो रही है, दुनिया भर में उनकी जो हंसाई हो रही है, उससे उनकी आइडेंटिटी जो है वो बदल रही है, वो थोड़ा मिलो डाउन हो रहे हैं, मॉडरेट हो रहे हैं, और इससे उनका इंटरेस्ट बदल रहा है कि इसमें फायदा इसी में एक चूज कर लो। तो आप किसी भी चीज को जो है कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसका कोई बेसिस ही नहीं है। मेन जो मैं कह रहा हूं ये क्रिटिसिज्म है कि मेटेरियलिस्टिक जो रियलिटी है इंटरनेशनल रिलेशन की, उसको यदि आप पीछे छोड़ दोगे और केवल आइडियाज और उसके बेसिस पे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड आइडेंटिटी और उसके थ्रू आप बात करोगे, तो एंकर ही लूज कर जाएगा। इसीलिए इवन कंस्ट्रक्टिविज्म में भी जो है दो धारा बन गई, एक जो मेटेरियलिज्म को नकारते नहीं है, और एक जो बिल्कुल जो है आइडियाज के बेसिस पे चलते हैं, रैशनलिस्ट या वेरी वेरी रेडिकल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। वो अपने खुद बट गई है ये। अदरवाइज मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देना। मतलब कहने का है एक लाइन में कि कंस्ट्रक्टिविज्म की इस बेसिस पे बुराई की जाती है कि ये बहुत ही फजी, बहुत ही अनसेटल्ड काइंड ऑफ थ्योरी है, जो कि फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता है। जो जो कहते हैं ना कार्ल पॉपर की, यदि कोई भी थ्योरी साइंटिफिक नहीं है, यदि उसको फॉल्सिफाई ना किया जाए, क्योंकि इसका कोई एंकर नहीं मिलता है जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी से जुड़ा हुआ हो, जिससे हम जान सके कि ये सही है या नहीं। देन 2024 में क्वेश्चन है, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ये रिपीट क्वेश्चन है, डिस्कस विद रेफरेंस टू अलेक्जेंडर वेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईआर। तो वही है अगेन, मतलब आपको ये बेसिकली थोड़ा सा घुमा हुआ ये सब क्वेश्चन है। सिंपली ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो आईआर की थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करो विद स्पेशल रेफरेंस टू अलेक्जेंडर वेंट आर्टिकल, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। ये मैंने अभी बहुत पूरा एक्सप्लेन किया, उसी को लिख देना है। मतलब एनार्की या कोई भी जो फिनोमिना है इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, वो सब सोशल कंस्ट्रक्शन है। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वॉट एवर यू मेक आउट ऑफ इट थ्रू योर डिस्कोर्स, थ्रू योर स्पीच, कम्युनिकेशन, आइडियाज का आदान प्रदान, इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज, जो कुछ लोग मिल के नॉलेज क्रिएट करते हैं थ्रू स्पीच, कम्युनिकेशन, डायलॉग। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। तो आइडियलिज्म तो समझो मोरल आइडियलिज्म भी कहते हैं, जो कि शुरुआत होती है लिबरलिज्म की आईआर में, तो वो मोरल आइडियलिज्म से होती है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से बहुत काफी स्ट्रांग होने लगती है कि दुनिया में वॉर होना ही नहीं चाहिए। इसका जो जेनेसिस जो निकलता है, इसका जो एंकर था, वो इमैनुअल कांत की जो 1795 की बुक है परपेचुअल पीस, उससे निकलता है। और उसके बेसिस पे वुडरो विल्सन 14 पॉइंट प्रिंसिपल लेकर के आते हैं, उसके बेसिस पे लीग ऑफ नेशन बनता है। नॉर्मल एंगल एंड मेनी मेनी अदर थिंकर जो है इस आइडियाज को ज्वाइन करते हैं कि पूरी दुनिया में कॉस्मोपॉलिटनिज्म होगी, रिपब्लिकनिज्म होगी, वॉर जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सब लोग मिल करके यदि एक सुपर गवर्नमेंट लीग ऑफ नेशन टाइप का बनाए और सब लोग प्रण करें कि अपने यहाँ शांति रखेंगे, सब डेमोक्रेसी हो, तो फिर कभी लड़ाई होगी ही नहीं। वो सब मोरल आइडियलिज्म था। वो सब टूट फूट गया इंटर वॉर पीरियड में, जिसको कि EH कार ने अपने बुक द 20 इयर्स क्राइसिस में यही कहा कि वो लोग बड़े भोले थे। वो समझ नहीं पाए कि दुनिया कितनी क्रूर है। दुनिया तो रियलिज्म पे चलती है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए यदि कुछ भी करना हो, किसी कंट्री को ऑब्लिटरेट करना हो, सिविलाइजेशन को मिटा देना हो, तो वो भी बात लोग करने से हिचकते नहीं है अपने नेशनल इंटरेस्ट में। तो कहाँ भोलेपन की बात करोगे कि सब मिलके रहेंगे हारमोनी से। तो रियलिज्म जो है वो रियल पॉलिटिक है। मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट के के लिए होगा वो हर कंट्री करेगी, यदि उसके पास ताकत हो तो इन नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। रियलिज्म जो है काफी ज्यादा पावर की बात करती है। शांति के लिए बैलेंस ऑफ पावर चाहिए, पावर को पावर काटता है। जैसे ईरान ने दिखा दिया कि आपके पास
पत्ते हैं तो हमारे पास भी है, तो उससे अमेरिका ठीक हो गया, उससे अमेरिका जो है वो पीछे हट गया। अदरवाइज यदि ईरान वेनेजुएला की तरफ बिहेव करता तो कुटाता रहता। तो यही जो है रियलिज्म और आइडियलिज्म में बेसिक डिफरेंस है। रियलिज्म जो है वो रियल लाइफ में जैसा होता है, ह्यूमन जैसे इगोइस्ट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, बुलिस होते हैं, पावर को प्रोजेक्ट करते हैं, जो जो जिसके पास ताकत होता है वो कमजोर को दबाता है। यही जो है रियलिज्म इसको स्वीकार करता है, और उसी के बेसिस पे वो अपनी थ्योरी गढ़ता है कि कैसे शांति रहेगी। तो शांति रहने के लिए बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। डिप्लोमेसी जो है बैलेंस ऑफ पावर का एक पार्ट है, ये वो कहता है। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। और किसी भी कंट्री को और कोई चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। मोरल आइडियलिज्म, मोरल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट, इन सबको डस्टबिन में डालो। केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट देखो, सामने वाले नेशन का नेशनल इंटरेस्ट देखो, और उससे केवल इस तरह से डिप्लोमेसी करो कि उसका नेशनल इंटरेस्ट आपका नेशनल इंटरेस्ट दोनों प्रोटेक्टेड है। दैट्स ऑल। और जहां मौका मिले अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर ले जाओ। दैट इज रियलिज्म। आइडियलिज्म आपको मैंने बता ही दिया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे ये ध्यान दो कि मोरल आइडियलिज्म ही आगे बढ़ करके लिबरल इंटरनेशनलिज्म में बदल जाता है, और फिर वो लिबरल इंटरनेशनलिज्म गिव वे टू नियो लिबरलिज्म, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। रियलिज्म जो है वो आगे जाकर के नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म में बदल जाता है। राइट एन एसे ऑन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन आया, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जेंडर प्ले इन इंटरनेशनल, ये दोनों क्वेश्चन से मैं वो थोड़ा घुमा हुआ है, ये स्ट्रेट है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आयर, जेंडर लेंस से इंटरनेशनल रिलेशन कितना ज्यादा मस्कुलिन दिखता है, कितना ज्यादा मेन के लिए, मेन की दुनिया के लिए बनाया हुआ दिखता है, कितना ज्यादा मेन के एट्रीब्यूट को उभारता हुआ दिखता है, कितना ज्यादा वुमेन के कंसर्न, वुमेन के व्यू पॉइंट, और खुद वुमेन को कितना मार्जिनलाइज रखता है इंटरनेशनल रिलेशन में। और ये कितना घातक है, क्योंकि आधी कौम की बात आप करते ही नहीं हो, और इसी चलते आपका इंटरनेशनल रिलेशन इतना कॉन्फ्लिक्चुअल है, इतना ज्यादा मार काट और जो है ऑब्जेक्टिविटी से भरा हुआ है। लेकिन उसका जो खामियाजा है वो वोमेन को भुगतना पड़ता है। जहां भी मार होती है, वायलेंस होता है, लड़ाई होती है, गजा में हो चाहे यूक्रेन में, वो औरतों के शरीर के से गुजरता है। उनके मन को कुचला जाता है, शरीर को कुचला जाता है, और वो भुगतती है। लेकिन उनकी कोई ना तो सुनवाई होती है, ना उनकी कोई वॉइस है, और ना ही उनकी कोई जगह है इंटरनेशनल रिलेशन में। दिस इज द मेन व्यू पॉइंट ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एआर। थ्योरीज ऑफ आईआर जो है, इसमें आपको बहुत सारी थ्योरी है। रियलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है या नियो रियलिज्म है, मार्क्सिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, फेमिनिज्म है। 5 बेसिकली हैं। और इसके भी आपको पता है, रियलिज्म के भी 2 फ्लेवर आपको पढ़ने होते हैं, क्लासिकल और नियो। और लिबरलिज्म के भी क्लासिकल एंड नियो या मॉडर्न लिबरलिज्म कह लीजिए। मार्क्सिज्म के भी आपको नियो मार्क्सिज्म एंड मार्क्सिज्म 2 तरह की पढ़ाई करनी होती है, और कंस्ट्रक्टिविज्म तो एक है, और फेमिनिज्म। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा ये पूरा थीम है कि आप देखिए कि पिछले साल 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। पूरा का पूरा मतलब कि आप 5 क्वेश्चन एक थीम से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि यदि आपके पास कम टाइम हो, पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो केवल इस चैप्टर को अच्छे से गाइड से 7, 8, 10 बार पढ़ जाइए। आप 5 के 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक नोट भी लिख सकते हैं। अब आइए 2023 में इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल रियलिज्म? तो यहाँ पे देखिए, रुक करके थोड़ा समझिए कि जो क्लासिकल, जो रियलिज्म का जो क्लासिकल फॉर्म है, जो मॉडर्न एरा में मॉर्गनथाउ लेकर के आते हैं 1948 के आसपास, पॉलिटिक्स ऑफ नेशन उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिया था क्लासिकल रियलिज्म का। वो बेसिकली ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। हॉब्स ने भी इसी बेसिस पे बनाया था, मैकियावेली ने भी बनाया था, कि जिस तरह का ह्यूमन का नेचर है ना, ईगोइस्ट होता है, पावर हंग्री होता है, वन अपमैनशिप करता है, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, और जहां मौका मिले वहां बुली करता है, उसी तरीके से नेशन स्टेट भी बिहेव करते हैं। चूंकि ह्यूमन नेचर अनचेंजिंग है, शाश्वत है, तो इसलिए यदि उसके बेसिस पे हम यदि इस नेशन स्टेट के नेचर को देखें और थ्योरी बनाए, तो वो भी शाश्वत होगा। तो इस टाइप का क्लासिकल रियलिज्म जो है वो पावर और नेशनल इंटरेस्ट को 2 जो है पिलर मानता है रियलिज्म का। और ये मानता है कि जो एनार्किकल जो वर्ल्ड है, उसमें हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहता है, यदि उसके पास ताकत हो। तो ताकत है तो अपने इंटरेस्ट को आप परस्यू कर सकते हैं। ये भी मानता है कि जो जो मोरालिटी जो होती है, जो कन्वेंशनल मोरालिटी जिसको हम कहते हैं, नैतिकता, वो पॉलिटिक्स में नहीं चलती, इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं चलती। और आपको अपने
जो कंट्री का जो मोरल स्टैंडर्ड है उसको दूसरे पे थोपने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी बातें क्लासिकल रियलिज्म का कोर बनती है मॉर्गनथाउ के प्रिंसिपल। 6 प्रिंसिपल को यदि आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वो हो जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द 6 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय हांस मॉर्गनथाउ, वही मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, मेरे गाइड में पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द मेजर टीनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन द न्यू लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इस पर तो मैंने पूरा एक वीडियो ही बनाया है, न्यू लिबरलिज्म देख लीजिए। और ये जोसेफ ने जूनियर और रॉबर्ट कोहेन की जो थेसिस है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब वही जो मैंने अभी आपको बोला कि एक पूरा वेब है इंटरनेशनल एरिना में, नेशन स्टेट, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आईएनजीओ को बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेड क्रॉस जैसे, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल सिविल सोसाइटी जैसे जैसे ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड ओपिनियन लीडर एंड सभी जो जो एक इंटरेक्ट करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक कॉम्प्लेक्स वेब से, जिसमें कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, ये इशू ऊपर है, ये इशू नीचे है एंड ऑल, एंड केवल नेशन स्टेट ही नहीं करते हैं और एक दूसरे पे सभी जो हैं डिपेंडेंट भी होते हैं ये एक्टर्स, उसको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस उन्होंने बोला। तो ये जो है न्यू लिबरल अप्रोच है जिसमें ये माना जाता है कि केवल नेशन स्टेट ही जो है वो एक्टर नहीं है, उन्हीं की केवल जो थॉट है या उनका डिसीजन से ही इंटरनेशनल रिलेशन गाइडेड नहीं होता, बट इन सारे एक्टर जो मैंने नाम लिया और उनका जो कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरेक्शन है उससे इंटरनेशनल रिलेशन जो है गाइडेड होता है और सभी एक दूसरे से क्लोजली इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है। हाउ हैज द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन आईआरडी डिफाइन द नोशन ऑफ सिक्योरिटी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। बेसिकली आपको ना फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आईआर को एक्सप्लेन कर देना है और उसमें ही आ जाएगा कि कैसे हर चीज वो बदल देती हैं और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी कैसे। देखिए, नेशन की सिक्योरिटी जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, हम ये मानते हैं कि बाउंड्री जो है घिरा हुआ है, हमारे आर्मी है, सुरक्षित है, तो इसका मतलब जो पीपल उस नेशन स्टेट के अंदर रहने वाले वो भी सुरक्षित है। फेमिनिस्ट या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसको बदल जाता है, वो ह्यूमन सिक्योरिटी पे चला जाता है। क्या वो सुरक्षित है? क्या एक बहुत ही सुरक्षित कंट्री में औरतें सुरक्षित हैं, दलित सुरक्षित हैं, आदिवासी सुरक्षित हैं, दबे कुचले लोग सुरक्षित हैं? क्या उनको उसी सुरक्षित कंट्री में जहां की कोई खतरा नहीं है बाहर से, क्या उनके डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहे हैं औरतों पे? क्या स्ट्रक्चरल वायलेंस नहीं हो रहे हैं, जो जोहान गाल्टुंग बोलते हैं कि औरतों को जो घर से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो रोड पे नहीं है? या क्या उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता है, उनको नीचा देखना पड़ता है, सेम मेहनत करने पे भी उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, ग्लास सीलिंग है? क्या ये वायलेंस नहीं है? क्या अभी भी दलितों को, दबे कुचले लोगों को जो है वो सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है? क्या अभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है इतने के बाद? ये सारी चीजों को जब आप उठाते हैं तो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग हो जाता है, तब इसमें जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का एंगल आ जाता है और वो कोई भी जो क्रिटिकल थ्योरी होती है लाइक फेमिनिज्म वो उसको उठाती है। तो ये यहाँ पे आपको जो है डिस्कस करनी है। इसका पूरा तो मैंने अपने गाइड में नहीं लिखा है, लेकिन जो हाउ हैज फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रीडिफाइंड इंटरनेशनल रिलेशन उसी से ये आ जाता है। दूसरा ह्यूमन सिक्योरिटी पे जो मैंने लिखा है उससे आप इसको मिक्स करके लिख सकते हैं। एनालाइज द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, इस पे तो एकदम बहुत सिंपल है, एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। मार्क्सिस्ट अप्रोच लिखनी है, पूरा मैंने वीडियो बनाया है, पूरे इस पे गाइड में आंसर लिखा है, तो यहाँ क्या मैं उस पर बोलूँ, आप एक अलग नजरिया है। मतलब मार्क्सिस्ट अप्रोच केवल इतना समझ लीजिए कि वो जब क्लास के चश्मे से देखना शुरू करते हैं आप, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच हो जाती है। तब दुनिया आपको कैसी दिखती है? आपको दिखता है कि दुनिया में दो क्लास हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेस्टर्न नेशन स्टेट लाइक अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, और एक दबे कुचे सर्वहारा क्लास हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पेरीफेरी या पेरिफेरल नेशन या थर्ड वर्ल्ड। और दोनों के बीच का नाता दुनिया में वैसा ही है जैसा कि कैपिटलिस्ट और वर्कर का होता है। जो ये हैं, जो पेरिफेरल नेशन हैं, वो रॉ मटेरियल पैदा करते हैं, कमोडिटी पैदा करते हैं, एग्रीकल्चरल और मिनरल एंड सस्ता लेबर, और उसको बहुत औने पौने दाम पे जो है वो कैपिटलिस्ट नेशन स्टेट को बेचते हैं। और कैपिटलिस्ट नेशन स्टेट उसको टेक्नोलॉजी और कैपिटल अपनी बुद्धि से कन्वर्ट करके, टेक्नोलॉजी से जो है और कैपिटल से बेसिकली और एंटरप्रेन्योरशिप से उसको कन्वर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और कई गुना कीमत पे फिर इसी पेरिफेरल नेशन को बेच देते हैं। इसे लगातार जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम पेरिफेरल टू कोर कंट्री या वर्कर कंट्री टू कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ होता है। ऐसे चश्मे से जो हम दुनिया को देखने लगते हैं तो हमको मार्क्सिस्ट अप्रोच नजर आता है। राइट एन एसे ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने आपको भी समझाया, जहाँ पे कि रोल है आइडिया का, बिलीफ का, वैल्यू का, नॉर्म का,
ग्लोबल या इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में, एनालाइज करने में। जहां पे कि जैसे एनार्की, तो एनार्की कोई गिवन ऑब्जेक्टिव कंडीशन नहीं है जो आप सोशल कंस्ट्रक्शन से बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल उस एनार्किकल वर्ल्ड में भी आप ये देखिए कि अमेरिका और इंग्लैंड कैसे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका और नॉर्थ कोरिया कैसे दुश्मन है, अमेरिका ईरान कैसे दुश्मन है। यदि ईरान ने आज न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जैसा नजर आएगा एनार्किकल वर्ल्ड में। लेकिन वही यदि यूके ने जो है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में 100 और न्यूक्लियर बॉम्ब जोड़ लिए तो अमेरिका को कोई घबराहट नहीं होगी। तो एनार्की इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर सोशल कंस्ट्रक्शन। तो इस टाइप के जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे टेरिटोरी हो, चाहे नेशनल इंटरेस्ट हो, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, चाहे ट्रेड हो, सभी जो है सोशल कंस्ट्रक्शन से गढ़े जाते हैं। उसके मायने कोई गिवन मायने नहीं है। इसलिए और दुनिया में जो नॉर्म है जो हम बनाते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन से, वो हमारे हमें हमें गाइड करते हैं। हमारे आइडेंटिटी जैसा हम बनाते हैं उससे हमारा इंटरेस्ट गाइड होता है, और जिस तरीके से हम उस इंटरेस्ट को गढ़ते हैं उसी से जो है हम डिसीजन लेते हैं। इस टाइप की जो बातें, मतलब कि सभी कुछ जो है रियलिटी गिवन नहीं है, रियलिटी सोशल कंस्ट्रक्ट की जाती है। और इंटरनेशनल रिलेशन की भी जो रियलिटी है, सो कॉल्ड रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी ना होकर के सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो इस टाइप की जो बातें हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से। ऑफ कोर्स आप समझ रहे होंगे कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से बहुत ज्यादा ये गाइडेड है, क्योंकि वहीं पे होता है ना कि नॉलेज जो है वो सोशल क्रिएशन है, नॉलेज कोई गिवन नहीं है। उससे इन्होंने जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट ने लिया है। अब जो है इसी पे यदि हम दूसरे देखें सीबीसीएस के, तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास में हैं, काफ़ी क्वेश्चन है लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिलेवेंट है। जैसे 2022 में पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन केनेथ वॉल्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वो नियो रियलिज्म है। अभी आपको मैंने बताया मॉर्गनथाउ का क्लासिकल रियलिज्म। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म में ह्यूमन नेचर के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश नहीं करके स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था। स्ट्रक्चर सोशल साइंस में होता है पैटर्न सोशल रिलेशन, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है या पैटर्न हो गई है सैकड़ों सालों में, उसको हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म ये देखती है कि जैसे एक एनार्किकल वर्ल्ड है जहां की कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और सभी सॉवरेन नेशन स्टेट है जो लीगली इक्वल है, और सबकी पावर जो है कैपेबिलिटी जमीन आसमान का फर्क है। एक आइलैंड नेशन टाइनी जो है मॉरिशियस और या फिजी और अमेरिका में क्या डिफरेंस है, लेकिन कहने को वो बराबर है और सॉवरेन है। तो ऐसे वर्ल्ड में जहां की कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, आप देख रहे हैं गजा में क्या हाल हुआ यूक्रेन का, और जहां पे कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है लेकिन पावर एंड कैपेबिलिटी जो है वो ह्यूजली डिफरेंट है, वेरी करती है, और लेकिन सभी जो है लीगली बराबर और सॉवरेन माने जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है ग्लोबल स्ट्रक्चर, उसके चलते ही इंटरनेशनल रिलेशन की ये हालत है जो है। उसके चलते ही जो है रसिया अटैक कर देता है यूक्रेन पे और कोई बचा नहीं पाता है। इसी कारण से गजा को एक तरह से नेस्त नाबूद करने की कोशिश करता है इजराइल, और कोई कुछ नहीं कर पाता, इवन यूनाइटेड नेशन। यही स्ट्रक्चरल रियलिज्म का कोर थॉट है। हाउ डज डिफेंसिव रियलिज्म ऑफ वॉल्स डिफर फ्रॉम द ऑफेंसिव रियलिज्म ऑफ मेर्सियमर। यहाँ पे दो धारा में बढ़ जाती है नियो रियलिज्म, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव। इस बेसिस पे ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट लाइक मेर्सियमर ये कहते हैं कि स्टेट बेसिकली पावर मैक्सिमाइजर होता है, उसका मेन एम होता है अधिक से अधिक पावर को जुटाना, पावर को ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि वो एक रीजनल हेजमन बन सके। जबकि डिफेंसिव नियोरियलिस्ट उससे हट के वो बात करते हैं कि नहीं, स्टेट बेसिकली सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है, पावर केवल उसका मींस होता है, वो सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, पावर हंग्री नहीं होते हैं। इस बेसिस पे दो भाग में बढ़ जाते हैं, लाइक वॉल जो है डिफेंसिव नियोरियलिस्ट हैं और मेर्सियमर जो है ऑफेंसिव नियोरियलिस्ट। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, मैंने गाइड में लिखा है, पढ़ लीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी चैलेंज विच लिबरलिज्म इज फेसिंग इन प्रेजेंट टाइम। इसको मैंने बहुत ही मेहनत से अपने गाइड में लिखा है। आपको पता है कि अभी जो है लिबरल जो थॉट है, चाहे डोमेस्टिक एरिना में हो चाहे इंटरनेशनल में, वो बहुत ही ज्यादा अटैक में है। किससे? जो कंजर्वेटिव थॉट से। अधिकतर कंट्री में आप देखिए, इटली में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, फ्रांस में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट लगभग जो है आने के कगार पे है, अभी ब्राजील में जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, अभी जो है लेफ्ट लिबरल गवर्नमेंट आई है, अमेरिका में ट्रंप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया में भी बीजेपी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरी दुनिया में। और ये जो कंजर्वेटिव जो राइट विंगिस्ट पॉलिटिक्स है वो लिबरल को बहुत ही अच्छा नहीं मानते। उनका मानना है कि लिबरल
एक तरीके से वो छद में है, मुखौटा पहनते हैं, वो बात करते हैं गरीबों की लेकिन खुद जो है वो अमीर होते हैं, बात करते हैं समतावादी लेकिन खुद पैसे इकट्ठा करते हैं, और वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इमिग्रेंट को या मुसलमानों को, माइनॉरिटी को, इसलिए वो तवज्जो देते हैं कि उनको वोट दे सके। इस तरह की जो बातें हैं वो इंटाइटल्ड क्लास है, वो रईस क्लास है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज में लिबरलिज्म है। और लिबरलिज्म के चैलेंज को यदि आपको समझना है तो इसे आप बर्लिन ने जो निगेटिव लिबर्टी के टाइम में जो उन्होंने निगेटिव लिबर्टी की बुराई की है उसको समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन को सीधे मेरे गाइड से पढ़ लीजिए। हाउ डज रियलिज्म एक्सप्लेन इंटरनेशनल रिलेशन? अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्रिटिकली एग्जामिन द सिक्स प्रिंसिपल ऑफ रियलिस्ट थ्योरी, तो मैंने एक्सप्लेन किया। 2018 में क्वेश्चन था क्रिटिकली इवेल्युएट द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले स्लाइड में इस पे एक्सप्लेन किया है। मार्क्सिस्ट अप्रोच तो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर है, यहां भी कोई क्वेश्चन नहीं, यहां भी कोई क्वेश्चन नहीं। 2021 में क्रिटिकली एनालाइज द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि एक डिपेंडेंसी थ्योरी या नियो मार्क्सिज्म का एक पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। ये ऑफबीट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत जगह से पढ़ सकते हैं। बेस्ट है कि मेरे पॉल साइंस हेल्प वीडियो में इसको देख लीजिए। 2018 क्वेश्चन एकदम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज द मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन, बहुत आसान। इस बार भी हो सकता है कि क्या रिलेवेंस है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का नियो लिबरल ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, इसकी क्या अब अहमियत रह गई है, जबकि पूरा दुनिया में नियो लिबरलिज्म का की हवा चल रही है, तो वहां मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का आईआर में कोई स्थान है भी क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी उतना ही रिलीगेटेड है, मार्जिन पे। 2021 में तो कोई क्वेश्चन नहीं, 2020 में है, इज फेमिनिस्ट अप्रोच द मोस्ट कन्विंसिंग थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन? मोस्ट कन्विंसिंग तो हो ही नहीं सकता है, वन ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी है, एक अलग टाइप का पर्सपेक्टिव है, तो वो है, उसकी भी बहुत अहमियत है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग कहना शायद बहुत डिफिकल्ट है। रियलिज्म इज द मोस्ट कन्विंसिंग थ्योरी। इसका रिलेवेंस आज के समय में क्या है, ये पूछा जा रहा है। 2019 में क्रिटिकली इवेल्युएट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विद रेफरेंस टू जे एन टिकनर। जे एन टिकनर ने जो है मॉर्गनथाउ के 6 रियलिस्ट प्रिंसिपल को रीफॉर्मुलेट किया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिस्ट, तो फेमिनिज्म, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत वो भी उतना ही घिसा पिटा क्वेश्चन है जितना कि मॉर्गनथाउ का 6 प्रिंसिपल, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं, 2018 में मिल है। ये आउट ऑफ फेवर क्वेश्चन है, शायद पूछे या नहीं पूछे। अब हम इस थीम पे आते हैं, पावर, सॉवरेंटी, एम्पायर, इंटरनेशनल ऑर्डर। 4 छोटे छोटे थीम है, इससे भी आपको, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन, और ये भी जो है काफी आसान है, इससे भी आप जो है आसानी से इस पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2025 में है, डू यू एग्री दैट पावर इन्फ्लुएंसेस द क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स? Do you agree that power influences the creation and enforcement of international norms and rules? Give example to support your argument. यस, आप ये कह सकते हैं कि देखिए, हम ये देखते हैं दुनिया में ये नॉर्म बनी कि हमें ऐसे जो है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, जितनी कन्वेंशन बनी, यूनाइटेड नेशन के रूल बने, रिफ्यूजी के कन्वेंशन बने, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी उसके नॉर्म बने, ये जितने इंटरनेशनल नॉर्म, ट्रीटी, कोवेनेंट, कन्वेंशन से बनते हैं, वो कौन बनाता है, किसकी चलती है? हु आर द नॉर्म सेटर? जिसके पास ताकत होती है वो रूल मेकर बनते हैं, और जो पावरलेस होते हैं वो रूल टेकर होते हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं रूल को। तो यही बात ये कह रहा है कि रूल कौन बनाते हैं, नॉर्म कौन बनाते हैं? जो पावरफुल होते हैं। ये जो दुनिया में नॉर्म बनी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया है, और जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। आप सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, और जब मर्जी होती है तो उस नॉर्म को वो खुद तोड़ देते हैं। यूएस को जब मर्जी हो वो यूनाइटेड नेशन की बात को तोड़ देगा, वीटो लगा देगा, जब मर्जी हो क्लाइमेट चेंज से निकल जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएगा, जेसीपीओए जो न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान से उससे निकल जाएगा, जब मर्जी हो, नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि वो तो नॉर्म क्रिएटर है, उनको उस नॉर्म को मानने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक पुराने जमाने के राजा जो कि लॉ बनाते थे लेकिन वो कानून से ऊपर होते थे, तो जो जो पावरफुल नेशन है वो नॉर्म बनाते हैं, नॉर्म सेट करते हैं, लेकिन जब मर्जी हो तो उस नॉर्म को तोड़ने में भी उन्हें कोई एतराज नहीं होता है। Define the concept of sovereignty. How have historical event and global trends influenced the evolution of sovereignty in international relation? एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है। सॉवरेंटी का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर गिवन टेरिटरी में एक पर्टिकुलर इंटिटी
जो कि डेजिग्नेटेड एंटिटी है, वो सॉवरेन है, उससे ऊपर कोई ताकत नहीं है, और पूरे दुनिया में उससे ऊपर कोई ताकत नहीं है। इवन इंटरनेशनल एरिना में भी कोई उसके ऊपर ताकत नहीं है, डोमेस्टिक में तो नहीं ही है। दैट इज द सॉवरेनिटी। अब ये सॉवरेनिटी का जो एक हिस्टोरिकल जो, पहले देखो क्या था, ये यूरोप से निकली है। पहले सॉवरेनिटी बटा हुआ होता था, चर्च जो है वो भी कंट्रोल करता था, एम्पायर एम्पेरर जो होता था वो भी कंट्रोल करता था, उसके नीचे किंग होते थे अलग अलग क्षेत्र में, वो भी अपने क्षेत्र में सॉवरेन होते थे, जो बैरन होते थे वो अपने क्षेत्र में सॉवरेन होते थे, नाइट नीचे तक सॉवरेनिटी। इस टाइप का चला। उन सब पे गुजरते हुए, मैं हिस्टोरिकल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वेस्टफेलिया ट्रीटी आते आते सभी स्टेट जो है एक किंग, एक रिलीजन और एक सॉवरेन, इस टाइप का हो गया। तो सॉवरेनिटी वहां से निकली। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सॉवरेनिटी तो थोपा गया। यहाँ पे तो पहले कोई सॉवरेन नहीं था, कॉलोनियल मास्टर थे और वो सॉवरेन थे। बाद में उन्होंने सॉवरेनिटी सौंप दी पीपल को, पीपल ने अपने डेमोक्रेसी के नाम पे जो शासन चलाते हैं वो सॉवरेन कहलाते हैं। तो उस टाइप की व्यवस्था हुई। लेकिन ये सॉवरेनिटी जो है कई कंटेस्टेड है इसमें। तो यदि हिस्टोरिकल इवेंट देखो तो वेस्टफेलिया को आप ले सकते हो, मेडिवल काल से कैसे जाती है। फिर उसके बाद उस वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद कुछ सॉवरेन स्टेट की एक इंटरनेशनल स्टेट सोसाइटी टाइप की बनती है, इंटरनेशनल सिस्टम बनता है जिसमें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जगह नहीं मिलती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतने सारे कंट्री आजाद होते हैं तो वो वेस्टफेलियन इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और तब वो फैल जाता है करीब 200 कंट्री। जो यूनाइटेड नेशन जब बनती है तो सॉवरेनिटी के बेसिस पे बनती है कि सभी कंट्री सॉवरेन है, उसमें कोई इंटरनल जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और वो इक्वल भी है, लीगल इक्वल है। अब जो है एंड ग्लोबल ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप देखोगे कि कैसे, जो मैंने आपको बताया ना वो आपको लिखना है। वेस्टफेलियन ट्रीटी से आगे बढ़ोगे, कैसे जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसमें जो है सॉवरेनिटी में कैसे चेंज आती है, कि जो अभी तक जो कॉलोनियल कंट्री थे, जो परतंत्र थे, वो कैसे सॉवरेन स्टेट बनते हैं, और वो कैसे शामिल होते हैं इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में। फिर कैसे जो है कोल्ड वॉर खत्म होती है तो सॉवरेनिटी की परिभाषा बदलने लगती है। कैसे जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पूल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जैसे कि आसियान कंट्री है, ईयू है, सुप्रा नेशन आने लगता है। और फिर इस सॉवरेनिटी को कितना चोट पहुंचती है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, जहां मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब एक तरह से सॉवरेनिटी को चुनौती देते हैं, जहां पे कि इंटरनेशनल नॉर्म रेजिम जिससे एक कंट्री जुड़ता है, वो उसकी सॉवरेनिटी को काफी जो है डाइल्यूट करते हैं। जब बॉर्डरलेस वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं जो है वो डाइल्यूट होती है। तो इंटरनेशनल जब ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन में हुआ और ग्लोबल सप्लाई चेन बनने लगे, और उसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का इतना बड़ा रोल हो गया, तो उससे और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनने लगी, पूल सॉवरेनिटी, शेयर्ड सॉवरेनिटी, उससे कैसे सॉवरेनिटी जो है वो मतलब कि कैसे उस सॉवरेनिटी पर असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, ये सब इवोल्यूशन लिखना है। और उसके बाद लेटेस्ट तक आप लिख सकते हो कि जो ट्रम्पियन वर्ल्ड ऑर्डर है, जब उसमें रप्चर हुई, जो माइक कार्नी कहते हैं, तो उसमें कैसे स्टेट फिर से उभर के आता है। क्योंकि अब फिर से जो है एक आइसोलेशनिज्म, शटर गिरा देना, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इमिग्रेशन को बाहर निकालो, डी ग्लोबलाइजेशन होने लगी, तो स्टेट की सॉवरेनिटी फिर से सर चढ़ के बोलने की शुरुआत हो चुकी है इस नए ग्लोबल ऑर्डर में जो ट्रम्प के जमाने में हम देख रहे हैं। यहां तक आपको ले जाना चाहिए। elaborate on the major challenges facing the international order in 21st century। ये तो जो मैंने अभी कहा ट्रम्पियन ऑर्डर, वहां से लीजिए, माइक कार्नी का भाषण को यूट्यूब पे जाके पढ़ लीजिए, वहां से लीजिए। बेसिकली जो है, जो अभी का जो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, मतलब कैसे जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया पिछले 50-60 सालों या वर्ल्ड वॉर टू के बाद। कैसे जो है कौन पावर में थे, कैसे उनका बैलेंस हुआ, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर दिया, जो ग्लोबल रेजिम बनी, इंटरनेशनल रेजिम जिसको कहते हैं, जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड होस्ट ऑफ कन्वेंशन, ट्रीटी, कोवेनेंट। और उसने कैसे दुनिया को स्ट्रक्चर किया, दुनिया कैसे अपने डिफरेंट प्रॉब्लम को इस मैकेनिज्म से सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसको हम इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। अब ये कैसे रप्चर में आ गया, जैसे मैंने कहा ना कि ये एक नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। ये अलग बात था कि उसमें सब जानते थे कि पावरफुल जो है उन्होंने नॉर्म बनाया है, रूल बनाया है। ये भी लोग जानते थे कि जो पावरफुल हैं वो उस नॉर्म को खुद ही नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था। जब भी जो ट्रम्पियन जो अभी डिसरप्शन या रप्चर आ रहा है, उसमें सीधे सीधे जिसको बोलते हैं भौंडे ढंग से
जिसको बोलते हैं ओवर ढंग से हम जो है पावरफुल कंट्री कह रहे हैं कि बाढ़ में जाओ, मतलब हम तुम्हारी ये नॉर्म को नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे। सोचो ये सिचुएशन है, मतलब कि एक एक पूरा मतलब एक जो जो छुपी हुई बात थी, जो सबके एक झीनी पर्दा था, सब जानते थे कि पावरफुल जो कंट्री है वो नॉर्म को ऐसे धत्ता बताते हैं, लेकिन अब ओपनली लोग कह रहे हैं कि नॉर्म जाए डस्टबिन में। ये है। अब इसमें जो है दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, जो गरीब कंट्री है, जो पावरलेस कंट्री है, या मिडिल पावर इंडिया जैसे है, वो क्या करे, और जो गरीब कंट्री है वो क्या करे, ये एक चुनौती है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह एक रप्चर में है, इस बात को आपको कहना है। अभी जो ईरान अमेरिका वॉर ने इस रप्चर को बहुत साबित किया है। अभी ये भी साबित किया है कि पावर का मायने क्या है, पावर की एक लिमिटेशन है। आप हो सकते हो दुनिया के सबसे ज्यादा आर्मी और सबसे ज्यादा गोले बारूद आर्म्स एम्यूनेशन में टेक्नोलॉजी में सबसे बड़े, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। आप 6000 माइल जाकर के दूर किसी कंट्री से नहीं जीत सकते यदि वो कंट्री मरने मारने पे उतारू हो, इसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो। तो ये भी जो है ग्लोबल ऑर्डर में दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि ग्लोबल वॉरफेयर जो है वो सीधा आर्मी की लड़ाई या एयरफोर्स की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है स्ट्रैटेजी की लड़ाई है। ये ज्योग्राफी भी इसमें शामिल हो जाता है, और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो सकता है। यदि कोई कंट्री अपने को जला करके दुनिया को परेशान कर सके तो आप उसको नहीं जला सकते हो। ये सारी चीजें अभी के इंटरनेशनल ऑर्डर को एक नई दिशा दे रही हैं। तो इन सबको आपको इसमें लिखना है। नोट है एम्पायर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया, चलो मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ। एम्पायर का मतलब ये होता है कि जैसे मुगल एम्पायर था, उसमें कई नेशन हो सकते हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश एंड ऑल, और उसके ऊपर एक एम्परर है। एम्परर से ही सभी जुड़े हुए हैं, मुगलिया सल्तनत में रहते हैं, इसलिए एक है। तो एम्पायर जो है उसने बहुत बड़ा काम किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि काफी सदियों तक उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक दिशा दी। लेकिन जब वो टूट, तो एक बहुत बड़ा रप्चर आया इंटरनेशनल ऑर्डर में, और फिर उसको संभालने में जो है एक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, और फिर हर देश अलग अलग हो गया, एक सॉवरेन उसको रूल कर रहा है, इसमें कुछ सदी लग गए इसको एस्टेब्लिश होने में, और फिर वो जो है अब रप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे इसको लिखना, कैसे एम्पायर गिव वे टू सॉवरेन किंगडम, सॉवरेन किंगडम गिव वे टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। लेकिन सॉवरेन, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 2024 में 3 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉवरेनिटी इन आईआर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस इट्स वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, यहाँ आके क्वेश्चन टफ हो जाता है आगे। देखो सॉवरेनिटी का वेस्टर्न तो वही मैंने जो बताया कि एक टेरिटरी में एक जो इंटिटी है उससे ऊपर कोई नहीं है उसका, जैसे बेवर ने कहा ना कि उसको उस टेरिटरी में लेजिटिमेट वायलेंस करने की जो है पावर है, मतलब लेजिटिमेट मोनोपोली ऑफ वायलेंस इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, उसका उसको लेजिटिमेट हक है, वो सॉवरेन है। नॉन वेस्ट, और वो वेस्टफेलियन से निकलती है, जो भी वेस्टफेलियन ट्रीटी में सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट यही है कि जो सॉवरेन नेशन है आपस में इक्वल हैं। आप किसी भी सॉवरेन नेशन के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इज्जत करोगे, उसको मतलब कि तोड़ फोड़ोगे नहीं, किसी का हनन नहीं करोगे, ये है। नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है इसमें चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन आप ले सकते हो, और वो थोड़ा अलग है। आप चाइनीज का यदि लो तो वो वहां पे जो है डायनेक्सिया से आता है, जिसको कि ऑल अंडर द हेवन जो वहाँ थ्योरी कहते हैं। बेसिकली वहां पे ये है कि जो दुनिया है रीजनल लेवल पे समझो, मंडला थ्योरी, वो हिरार्किकल है, वो इक्वल नहीं है। उसमें एक सुपर पावर होगा, और जो बाकी जो स्टेट होंगे वो उसके ट्रिब्यूटरी स्टेट होंगे, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होगा। वो जो है बड़े स्टेट को इज्जत देंगे, बड़े स्टेट उसकी रक्षा करेगा, और सभी आगे फले फूलेंगे। और उसमें इथिकल जो है गवर्नेंस होगी, कोई बड़ी मछली छोटी मछली वो खा नहीं जाएगी, सामंजस्य के साथ रहेंगे। हिरार्किकल बट इथिकल, मोरल, सामंजस्य, सभी मिलके साथ चलो, ये उनका जो है कॉन्सेप्ट था सॉवरेनिटी का। इंडिया में देखोगे तो कौटिल्य के टाइम से जो है सॉवरेनिटी यहाँ भी जो है उस टाइप की सॉवरेनिटी नहीं है। विजू किसी को याद करो तो सॉवरेनिटी जो वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी कई लोकेशन है सॉवरेनिटी के। सॉवरेन यदि देखोगे इंडियन इथोस से, तो धर्मा जो है वो सॉवरेन है, जो एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है, वो सॉवरेन है। किंग को भी धर्म के सामने जो है सर झुकाना पड़ता है। धर्म जो कहता है वो करना पड़ेगा। यदि युद्ध है तो धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध भी राजा को करना पड़ेगा। यदि
राजधर्म निभाना पड़ेगा, यदि उसको वर्ण व्यवस्था के धर्म को निभाना है तो वो वर्ण व्यवस्था उसको निभाना पड़ेगा, यदि उसको जनता के हित के लिए अपनी प्राण देनी है तो उसको देनी होगी। तो इस टाइप का जो धर्म सॉवरन होने का और उसकी सॉवरेनिटी की कई लोकेशन जो है, आप इसे देखोगे बुद्धिस्ट कल्चर में या बुद्धिस्ट इथोस में, तो जो वहाँ बुद्धिज्म जो मोनास्ट्रीज एंड अदर है वो अलग, आप अब सॉवरेन है, किंग अलग हो सकता है, ये अलग बात है कि बाद में सॉवरेनिटी एक जैसी हो गई बुद्धिस्ट इथोस में गई। इसी तरह से यदि आप इस्लाम में देखोगे तो सॉवरेनिज्म बहुत अलग दिखती है, वहां मल्टी नेशनल जो है वो नेशन की बात होती है, मल्टी टेरिटोरियल कह लो, जैसे इकबाल ने कहा मिल्लत, और वहां पे सॉवरेन अल्लाह है, और वहां पे कोई सॉवरेन नहीं है, जो उसके दूत हैं या कह लो जो राजा होते हैं जिसको वहाँ खलीफा कहते हैं, वो सिंपली जो है एक उसका दूत है या उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, और वो एक गरीब आदमी के जैसा जो है उसको रहना है, कॉमनर की तरह रहना है, जनता की सेवा करनी है। तो इस तरह की बातें जो है वहाँ पे अफ्रीका में देखो तो उबंटू जो है वो वहाँ के इथोस को निर्देशित करता है, जिसमें ये होता है कि हम एक नॉर्म लेके चलेंगे, मतलब यदि कोई जो जो नॉर्म कम्युनिटी के इथोस से निकलती है, यदि कोई स्टेट यदि उसको वायलेट करता है तो हम इंटरफेयर करेंगे, तो इस टाइप की एक सोसाइटी की बात वो करते हैं। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये पोर्शन इसको डिफिकल्ट बनाता है, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। Why power is considered as an essential element of IR theory? ये तो इसका घिसा पिटा रूप है, पावर पावर पावर, नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, या नेशनल बेटा दो, पावर एंड इंटरेस्ट आर द टू पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो रियल पॉलिटिक है। और पावर यदि आपके पास में है तो उतनी ही जितनी पावर है उतना ही आप नेशनल इंटरेस्ट को आप बढ़ा सकते हो। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, और इसीलिए बिना पावर के कोई जो है ना तो पॉलिटिक्स है और ना ही इंटरनेशनल रिलेशन है। आप देखो ना जो ट्रम्प कहते हैं, जब जेलेंस्की उन्होंने कहा यू डोंट हैव एनी कार्ड, कार्ड का मतलब पावर, आपके पास यदि पावरलेस हो तो बस बैठ जाओ, किनारे बैठ जाओ, आप फिर जो है इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं नहीं हो। ईरान जो है आज इंटरनेशनल रिलेशन में सर चढ़ के बोल रहा है क्योंकि उसने अपनी पावर दिखाई, एक अलग तरह का एसिमेट्रिक वॉर करके, इकोनॉमिक वॉर करके उसने अमेरिका को घुटने पे लाया, इसलिए आज जो है उसके पास में पत्ते हैं। तो यही जो है पावर, पावर इज कंसिडर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आईआर थ्योरीज। आप देखोगे कि रियलिज्म में पावर सब कुछ है, पावर एंड इंटरेस्ट। यदि आप लिबरलिज्म में लोगे तो उस पावर को कैसे हम टेम करेंगे थ्रू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, फ्री ट्रेड, नॉर्म रेजिम, इसमें वो पावर ट्रांसलेट होती है। लेकिन इवन जो लिबरलिज्म होता है वो मानता है कि पावरफुल कंट्री जो है उसको टेम करना, उसको मॉडरेट करना बहुत ही मुश्किल है, और वो नॉर्म सेटर बन जाते हैं और नॉर्म ब्रेकर भी बन जाते हैं। डिस्कस द डिबेट सराउंडिंग द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। अभी जो मैंने जितनी कही, माइक कार्नी की बात ले लो, ट्रम्पियन वर्ल्ड में कैसे इंटरनेशनल ऑर्डर डिसरप्ट हो रहा है, डिसरप्ट ही नहीं रप्चर हो रहा है, और किस तरफ जा रहा है, वो रीजनलिज्म की तरफ जा रहा है, आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहा है, हर कंट्री अपने शटर को ऊपर कर रही है, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की तरफ जा रहा है। ऐसे में इस अलग थलग पड़ी हुई ग्लोबल या इंटरनेशनल ऑर्डर में जो जो कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको मिलके ही सॉल्व कर सकते हो, लाइक क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक है, टेररिज्म है, कैसे करोगे, दैट इज द चैलेंज। अभी या ग्लोबल ट्रेड कैसे करोगे जिससे कि दुनिया आगे बढ़ सके, दिस इज द चैलेंज ऑफ द कंटेम्पररी इंटरनेशनल ऑर्डर विच इज इन टर्मोइल। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट्स जो इन्होंने एक नया ऐड किया है, पावर, सॉवरेंटी, एम्पायर, इंटरनेशनल ऑर्डर। इसमें सॉवरेंटी पे जो मेरी वीडियो उसको जरूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, उस पर बनी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। लेकिन बाकी आपको तो मेरे गाइड और जो नए जो मैंने वीडियो बनाए हैं उससे आपको हेल्प मिलेगा। 2023 में क्वेश्चन है, इन्होंने एकदम एक क्वेश्चन केवल सॉवरेंटी से पूछा है कि सॉवरेंटी इज कंसिडर द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। इसका मतलब कि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है उसका मेन जो पिलर है या मेन का ये स्तंभ जो है, हॉलमार्क जो है वो, या टेम्पलेट जो है वो सॉवरेंटी है। और नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में लगभग 200 स्टेट जो आपस में रिलेट करते हैं, उसमें सॉवरेंटी ही वो समझिए कि सबसे बड़ा एक तरह का कह लीजिए कि आइडेंटिटी है, या सबसे बड़ा कंडीशन है, सबसे बड़ा गिवन पैराडाइम है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 200 स्टेट जो है नेशन स्टेट, सभी
अपने आप में सार्वभौम है, अपने आप में ऑटोनोमस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में किसी सत्ता के अंदर नहीं है। कोई भी एक मॉरिशस का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर भी कोई दुनिया में नहीं है। इजराइल का इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए किसी की नहीं सुनेगा। यही सॉवरेंटी है, इसी को सॉवरेंटी एक्सप्रेस करना कहते हैं। और ये हॉलमार्क इसलिए है कि जब नेशन स्टेट सिस्टम बना मॉडर्न, तो सभी स्टेट को एक दर्जा दिया गया कि आप सार्वभौम हो, आपके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको दूसरे का भी ध्यान रखना है, और जो इंटरनेशनल नॉर्म है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ट्रीटी कन्वेंशन, उसको मानना है, जो एक एक सभ्य समाज में जो कोई मानता है, लेकिन आप सार्वभौम हो। तो ये जो सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है, वहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की। इस पर मैंने पूरा पूरा जो है वीडियो बनाया हुआ है सॉवरेंटी वाले चैप्टर में, और गाइड में लिखा है, इसलिए आगे मैं नहीं कह रहा हूँ। पास्ट ईयर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है सॉवरेंटी से, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट पॉलिटिकल सॉवरेंटी। हम लोग सभी जानते हैं कि सॉवरेंटी जो वेस्टफेलियन ट्रीटी से उभर के आती है, सब माना जाता है, उसका बहुत क्षय हुआ है, डाइल्यूशन हुआ है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, जहाँ पे कि एक स्टेट जो है ऐसा फील करती है कि वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी बनाने के लिए भी जो है वो सार्वभौम नहीं है। उनको उनको हाथ मरोड़ा जाता है आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, कभी जो है अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा, कई बार जो ट्रीटी कन्वेंशन है उससे भी वो बंधे हुए महसूस करते हैं, या इंटरनेशनल रेगुलेटर के थ्रू भी। तो सॉवरेंटी का जो है ह्रास हुआ है। यहाँ पे रुक करके थोड़ा सा जो स्टीफन डी क्रैजनर की एक जो बुक है, सॉवरेंटी द ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी, उसके बारे में भी सोचिए, उसको लिख भी सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सॉवरेंटी एक तरह का छद्म है। मान लिया गया कि सभी सॉवरेन है। क्या फिजी एक सॉवरेन है, उसके राष्ट्रपति को भी वही इज्जत है जो अमेरिका राष्ट्रपति? ये कहने की बात है। ये तो वैसे ही है ना कि गांव में ठाकुर ने कह दिया कि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हो गया है भाई, तो हम और जो मेरे घर में जो दलित जो काम करता है, जो 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 सफाई का काम करता है, वो दोनों हम बराबर हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बराबर हैं हम। लेकिन क्या ये छद्म नहीं है? इसी तरह की बातें जो है स्टीफन डे कैजन कहते हैं कि अमेरिका कह ले कि हाँ फिजी और हम बराबर हैं, तो क्या बराबर हो जाएंगे? और क्या वो बराबरी दिखती है क्या वर्ल्ड में? क्या वो अपनी सॉवरेंटी को ये छोटे नेशन स्टेट एक्सरसाइज कर पाते हैं? तो इसको भी आप कर सकते हैं कि सॉवरेंटी क्या है और वो कितना छद्म है। और ग्लोबलाइजेशन ने तो बिल्कुल खोल के रख दिया कि कोई सॉवरेन है नहीं एक्चुअल में। कुछ को छोड़ दे तो कोई नेशन सॉवरेंटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। डू यू एग्री विद द व्यू दैट आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इज ऑन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो यस, आपको यस कहना चाहिए, लेकिन हाँ, कई डिस्क्लेमर भी देने चाहिए कि कई कई एरिना में नेशन स्टेट जो है बहुत स्ट्रांग भी ग्लोबलाइजेशन के टाइम में उभर के आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियलिटी ऑफ नेशन स्टेट। ये तो मैंने कई जगह बताया है कि टेरिटोरियल जो नोशन है कि बाउंड्री, बॉर्डर, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बॉर्डर कंट्रोल, वो कितने जगह खत्म हो गया है। ग्लोबल सोशल नेटवर्क देखिए, सो ग्लोबल सोशल मीडिया देखिए, इंटरनेट देखिए, ट्विटर देखिए, या ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, या ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कहीं बॉर्डर दिखता ही नहीं। आपको लगेगा कि देयर इज नो बॉर्डर। लेकिन हाँ, जहाँ पे पीपल टू पीपल मूवमेंट है, माइग्रेशन है, कमोडिटी का ट्रांसफर है, अभी भी बॉर्डर काफी कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगेन डियर स्टूडेंट डिफिकल्ट है। यदि यदि ना मतलब की जरूरत पड़े तो इसको छोड़ देना। इससे क्वेश्चन भी एक ही रहेगा, जैसे और वही पूछ सकते हैं फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, या राइट एन एसे ऑन द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ आईआर डिसिप्लिन। ये दोनों एक ही तरह की बात है। ये एक आईआर डिसिप्लिन की बात करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, एकेडमिक पर्सपेक्टिव, और ये इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ आ जाता है जो हो रहा है। आप देखो तो अभी जो मैं आपको बता रहा था उसी को आगे बढ़ाओ, तो यदि आगे आपको क्या दिखता है, पोस्ट ईरान वॉर जो है दुनिया क्या दिखती है? यूएस जो है वो अभी तक इट वाज ए सुपर पावर, जो नॉर्म सेटर था, और उसी के नॉर्म और रूल सेट किए हुए पूरी दुनिया चल रही थी। अब वो खुद रूल एंड नॉर्म ब्रेकर बन गया है अमेरिका फर्स्ट के नाम पे, और अपनी शटर उसने ऊपर कर दी है कि हम जो है आपको फ्री सामान नहीं आने देंगे, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, हम अमेरिका फर्स्ट देखेंगे, अपने बॉर्डर को और ऊंचा कर देंगे, इमिग्रेंट को भगा देंगे। इस दुनिया में सभी जो अपने अपने को देखेंगे, इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, चाइना फर्स्ट। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल रिलेशन है आगे यदि हम देखें, तो और बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड होने वाली है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाने वाली है। यूरोपियन यूनियन अपनी देखेगा, वो अलग बायलैटरल ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ। इंडिया जो है अलग अलग कंट्री से बायलैटरल ट्रेड करेगा, डब्ल्यूटीओ फोरम पे
बातें खत्म हो जाएंगी। यदि हमें लोन लेना होगा तो हम ब्रिक्स बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उससे लोन लेंगे। डॉलर के बजाय जो है लोग ब्रिक्स की करेंसी अलग ट्रेड हो सकती है आपस में। जैसे पता लगा इंडिया और रसिया रूबल रुपीज में ट्रेड कर रहे हैं, इस टाइप का हो जाए। इंडिया चाइना युआन और रुपीज में ट्रेड करने लगे तो एक काफी ज्यादा डिसरप्शन आ सकती है। दुनिया काफी ज्यादा आइसोलेशनिस्ट हो सकती है, डी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। रीजनल जो है ग्रुपिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की महत्ता, जैसे यूनाइटेड नेशन है, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, इसकी बहुत घट जाएगी। और दुनिया में जो इश्यूज हैं जो सब मिलके ही हल कर सकते हैं, पेंडेमिक हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे माइग्रेशन हो या क्लाइमेट चेंज, उसको सॉल्व करना और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि कोऑपरेशन ऐसे कॉन्फ्लिक्चुअल और फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड में होना बहुत ही मुश्किल है। यही फ्यूचर दिख रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का। और आईआर डिसिप्लिन को ये इससे जूझना होगा कि इस तरह के फ्रैगमेंटेड, आइसोलेशनिस्ट एंड डी ग्लोबलाइज्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कैसे समझें और कैसे उसको एक्सप्लेन करें फिनोमेना को। जो फिनोमेना हमारे सामने हो रही है, कैसे एक्सप्लेन करें कि क्यों दुनिया जो है ज्यादा आइसोलेशनिस्ट हो रही है, क्यों हर कोई जो है वो ट्रेड जो है फ्री ट्रेड से बचना चाह रहा है, क्यों हर कोई इमिग्रेंट को भगाना चाह रहा है, हर कोई क्यों सन ऑफ द सॉइल की बात करता है, हर जगह क्यों राइट विंग पार्टी जो है, जो इमिग्रेशन के अगेंस्ट है, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है, वो क्यों पॉपुलर हो रही है। और इसका असर जो है प्रेडिक्ट करना होगा आईआर डिसिप्लिन को कि इसका असर आने वाले 40 साल 50 साल में क्या होगा दुनिया में। अच्छा होगा, बुरा होगा, और कैसे फिर जो इश्यूज, जो कॉमन इश्यूज हैं, उससे दुनिया कैसे निपटे इस तरह के फ्रैगमेंटेड आइसोलेशनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर में। ये आईआर डिसिप्लिन का चैलेंज होगा। तो जो मैंने कहा है यदि आप उसको 5 बार सुनो तो इसी को यदि अंग्रेजी में लिख दो तो भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो। ये जो है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी, वो इतना टफ है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इससे केवल एक क्वेश्चन पूछा कि राइट एन एसे ऑन द कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन। यही पूछा जा सकता था। ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन, अमिताभ आचार्य, यस, देख लीजिएगा नाम। उनकी एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। बेसिकली ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये है जो डी कॉलोनियल है, जो सभी, जो ओरिएंटल से लेके चाइनीज, एशियन, अफ्रीकन, सभी जो आईआर के ओरिजिन, नॉलेज, उनको वो इज्जत देते हुए एक नॉन यूरोसेंट्रिक एंड ट्रूली जो सिंथेसाइज जो आईआर की जो थॉट है, थ्योरी है, समझने की कवायद है, उसको वो ग्लोबल आईआर नाम देते हैं। तो सुन के आपको लगेगा ग्लोबल आईआर का मतलब क्या है, क्या लोकल आईआर थोड़ी है। मतलब ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रीजन में, मान लीजिए आसियान जो रीजन है वहां पे आईआर का एक अलग स्टाइल है, उसको आसियान वे कहते हैं। उसको कैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में ले सकते हैं। आप यदि मिडिल ईस्ट का पॉलिटिक्स देखिए वो अलग तरीके का, उसको कैसे हम समावेश कर सकते हैं। अमिताभ आचार्य का कहना है कि अभी जो है वो काफी वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक दिखता है। उसी तौर पे दुनिया को जो है इंटरनेशनल रिलेशन के पैराडाइम, उसके रूल, नॉर्म, रूल ऑफ गेम तय किए जाते हैं। और दूसरी दुनिया जो है, जो जो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं दुनिया के बारे में, आईआर के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में, उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो बस वो सोचो जो हम आपको कह रहे हैं, नॉलेज तो वही है आईआर का। तो इसको जो है डीकोलोनाइज करने की, डी यूरोसेंट्रिसाइज करने की कवायद जो है ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन है। इस पे पूरा पूरा मैंने आंसर लिखा है। यहाँ इन्होंने बहुत सही किया है कि रिलेशनल टर्न जो है, रिलेशनल ग्लोबल आईआर, इसको या रिलेशनल आईआर को इन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने अपने गाइड में बात लिखी भी है, आप उसको देख सकते हैं। और जो है टॉपिक उन्होंने पूछा नहीं है एम्पायर या इंटरनेशनल ऑर्डर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे गाइड में जाके देख लीजिए, वो सभी टॉपिक आपको मिलेंगे और उसका फायदा आप जरूर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसा मैंने बोला कि आज मैंने दिन भर जो है चुनाव देखने में और एनालाइज करने में, डिस्कस करने में अपना टाइम बिताया, लेकिन फिर भी ये वीडियो के लिए मैंने टाइम निकाला और मैं इसको कर पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ जो है मैंने एज इट इज़ हूबहू रहने दिया है पुरानी रिकॉर्डिंग।
तो मुझे बहुत खुशी है, और यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि गाइड को जरूर डाउनलोड कर लें, जिसमें कि सारे थीम कवर्ड हैं। यहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दी जाएगी। वैसे इंस्टा मोजो पे जाके पॉल साइंस हेल्प लिखने से आपको सारे गाइड दिख जाएंगे। इस तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जवाब देने की। और जरूर अपने पेपर को जो है एग्ज़ाम के बाद मुझे भेजिए इस मेल आईडी पे, तो मैं एनालाइज करूंगा आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए, और ये कड़ी चलती रहेगी। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।